3-4 बिजनेस करने के बाद ये लाइफ की फ़िलॉसफी रही है कि आप जितना फोकस्ड रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप बेहतर काम कर सकते हैं। यूजुअली ओनर जो हैं वो बड़े सेल्फिश अप्रोच के साथ काम कर रहे होते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं होती, ठीक है, और सोच छोटी होती है। मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना सोच बड़ी अता फरमाए, छोटी सोच नहीं। यही बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास कि अल्लाह ताला छोटी सोच से बचाए। आप कोई भी ऐसी हायरिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको मसले हो रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी ईगो की वजह से उसको फायर नहीं कर रहे या उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे, तो डोंट यू थिंक इट्स वेरी प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी? मैं हकीम मोहम्मद सईद से बहुत इंस्पायर होता हूँ। बचपन में उनका एक जो है ना आता था रिसाला नौनिहाल, वो बड़ा मैं शौक़ से पढ़ता था। और उनके इंतकाल को अब मेरे ख्याल में 23 ईयर्स हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक ट्रूली ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उनकी है। अच्छा, अभी हमारे मुल्क के साथ मसला ये है कि बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि तो होनी नहीं चाहिए डेमोक्रेसी। मैं समझता हूँ कि नहीं, डेमोक्रेसी है, इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर मैनी कंट्रीज़ और कोई ऑल्टरनेट नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम साद, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं ऑडियंस को बता दूं कि आज हम बड़े फॉर्चुनेट हैं क्योंकि आज हमारे पास हैं साद आफरीदी। ही इज़ द मैन बिहाइंड सेंस इन स्टोरीज़, इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर जो हैं। और आज मैं इनसे बात करूंगा बड़े खुल के इस बारे में जिस बारे में मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन है और काफ़ी ज़्यादा मैं इनसे, क्योंकि ही इज़ 33 ईयर्स ओल्ड, राइट? यस। सो 33 ईयर्स ओल्ड हो, 43 हो, 53 हो, 63 हो, जब बंदा सक्सेसफुल होता है ना और अपना काम करना जानता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टैंडिंग ग्राउंड होता है, कोई ना कोई फिलॉसफी होती है। हमारे तो फिलॉसफी बड़ी किताबी बात समझी जाती है ना। हर कोई बस घुस जाता है जहाँ पैसा कमा रहे हो, यार इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, आप भी घुस जाओ, सब काम कर रहे हैं, 11वें आप हो जाओ 10 के बाद। बिल्कुल। तो तुमने कुछ अलग किया, ठीक है। यू आर माई जूनियर फ्रॉम IBA, ठीक है। IBA के बाद MBA करने के बाद लोग नौकरियों पे जाते हैं लेकिन तुमने डिफरेंट पाथ चूज़ किया जो आजकल ज़्यादा प्रीच भी किया जा रहा है और नीड ऑफ द टाइम भी है। तो वो क्या ऐसी फ़िलॉसफी है, क्या कोड ऑफ लाइफ है जो तुम्हारे नज़दीक तुम्हें यहाँ तक लेकर आया और तुम उससे स्टिक करना चाहते हो फॉर लॉन्ग? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेलकम। आपने इनवाइट किया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं लोगों से करना चाह रहा होता हूँ, लेकिन जो है स्टैंड अलोन वीडियोस बनाना मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा जो है वेन्यू है जहाँ पर सारी बातें मैं रख सकूँ। तो अच्छा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए, हज़ारों लोगों से मिला, बहुत से लोगों से इंस्पायर हुआ, और आज जो मैं बातें वो कर रहा हूँ तो आप समझें कि उसी का एक जो है निचोड़ है। तो बात अगर हम लोग करें सबसे पहले लाइफ के विज़न, गोल और पर्पस, और मैंने देखा कि मैं आजकल कोई भी इंटरव्यू के लिए मुझसे आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपका लाइफ का पर्पस क्या है, तो लोग जो है वो थोड़ी सी आए बाएँ शाएँ बातें बड़ा मुश्किल सवाल है ये। हाँ, मुश्किल सवाल है बहुत। अच्छा, हालांकि एज मुस्लिम्स हमारे लिए ये बहुत आसान है, और जब मैं उनको याद दिलाता हूँ ना कि देखिए यार ये है, तो बोलते हैं हाँ ये है, लेकिन समहाउ वो उनके जहन में अलग अलग डब्बे बने। तो मेरी फ़िलॉसफी ये है कि भाई एज मुस्लिम्स हमारे दुनिया में एक मकसद है, और वो है कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करके इस दुनिया से जाना है। दैट्स द अल्टीमेट सुपीरियर विजन, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली जो विजन होता है वो कैस्केड करता है, यानी एक अल्टीमेट विजन होता है, उसके फिर नीचे सब विजन्स हो सकते हैं, पूरा पिरामिड होता है। हाँ, पूरा पिरामिड होता है। तो वो एक्चुअली लोगों के जहन में ना पिरामिड नहीं होता, वो बीच बीच के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो कोई बोलता है कि यार मेरे ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैंने वालिदैन को खुश करना है, मिसाल है, तो वो ठीक है, लेकिन क्या मतलब अगर वालिदैन खुश हो गए तो क्या आपका ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया? तो वो फिर अगर आप उनसे आगे उनको करते हैं ना डिग डीप करते हैं, तो उनके पास आंसर्स नहीं होते। तो मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि देखें, हमारा दुनिया में मकसद हयात तो एक है, और वो है क्या? अल्लाह ताला को राज़ी करना। अच्छा, अब अल्लाह ताला किस चीज़ से राज़ी होंगे? तो ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे अहकामात बताए कुरान, और आप बोल सकते हैं उनको आप क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 10 मेजर सब्जेक्ट्स। सही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जेक्ट है आपका इबादत का, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को पता है कि अच्छा हाँ भाई, अगर अल्लाह ताला को राज़ी करना है तो नमाज़ सबसे सुपरफिशियल है, सबसे सरफेस पे है ये। हाँ, तो वो, और वो सबसे ज़्यादा कॉमन भी है। फिर उसके बाद आ जाता है हुकूकुल इबाद है, ठीक है, जिसमें आपने अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ सिला-रहमी करनी है, सबके हुकूक पूरे करने हैं, अपने वालिदैन के, रिश्तेदारों के,
फिर आ जाती है माशियात, कि लोगों के साथ आपकी जो फाइनेंशियल डीलिंग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इसी तरह फिर मतलब बहुत सारे एक्चुअली सेगमेंट्स हैं। तो जिस तरह हम लोग एक IBM में होता है ना 48 कोर्सेज आपने पूरे करने होते हैं। अच्छा, हर सेगमेंट का एक मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल है, ठीक है, उतना आपने करना है। अगर उससे ऊपर कर लिया तो बहुत है, लेकिन अगर एक में भी आप फेल हुए तो आपको जैसे डिग्री नहीं मिलती, तो आगे जाके हमारे लिए मसला बन जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा जो जैसे मैंने बताया ना, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है माशियात का, कि हम लोग यूजुअली आम तौर पे अपने बिजनेस को, अपने दीन को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब को दीन का हिस्सा नहीं समझते। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपको मिसाल तौर पे इबादत करने के लिए, खैरात करने के लिए, हज करने के लिए, सब कामों के लिए आपको मतलब मईशत की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने उन सब कामों पे तो सवाब रखा हो और वो सब हमारे मकसद हयात की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हों, लेकिन जो है जो इन सब चीज़ों को इनेबल कर रही है तो वो ना हो। यानी आप अगर आम तौर पे, मुझे किसी ने बड़ा अच्छा सवाल बताया कि यार अगर कोई आपसे बोले कि आपके पास एक दिन है रहने को, तो आप क्या करेंगे? तो ये कि यूजुअली लोग ये जवाब देंगे कि यार बस हम लोग सब छोड़ के जो है वो बस अल्लाह अल्लाह करेंगे और सब करेंगे। हालांकि अगर आपका गोल, आपकी लाइफ अलाइंड हो, तो आप बोलेंगे कि मैं वही काम करूंगा जो मैं पिछले 5 साल से या 10 साल से कर रहा हूँ। सही बात, ठीक है। इसका मतलब है कि अलाइंड ही नहीं थी अब तक। हाँ, अभी तक अलाइंड नहीं थी। तो हम लोग ना कहते हैं ना, दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A टू पॉइंट B इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा यार अभी हम लोग पैसे कमाएंगे, और हम इसको जो है ना डीप डाउन समझते हैं ये तो दुनियादारी है, और फिर हम लोग जब पैसे बना लेंगे तो फिर कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर लोगों की खिदमत करेंगे, और फिर एंड में जाके बस अल्लाह अल्लाह करेंगे हम लोग। तो हालांकि इन सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलें। तो फॉर एग्जाम्पल इबादत की अल्लाह ताला ने मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल बता दिया है कि भाई आपकी 5 नमाजें हैं, आपने जो है वो हज करना है, रोज़े हैं, और जो भी फ़राइज़ हैं वो आपका मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल है। फिर सुन्नत मुअक्कदा है, फिर सुन्नत हैं, फिर नफल है, लेकिन आपने जो मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल है, तो फॉर एग्जांपल ये नहीं कि आप अगर जॉब करने आए या मैं अगर बिज़नेस कर रहा हूँ तो आपने नमाज़ें ही छोड़ दी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने जो है आप अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर रहे। सही बात, ठीक है, आप कुछ और काम कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा अगर एक एम्प्लॉई है, मैंने उसको 6 काम दिए हैं और वो एक काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो, और तो इसका मतलब है वो मेरे जो वो जिन कामों का उसका शौक है वो कर रहा है, जिसको शौक नहीं है वो नहीं कर रहा, तो उसका मतलब वो मेरे पे नहीं चल रहा, वो अपनी शौक पे चल रहा है। तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने जो हमें दीन दिया है ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये हमारी ओवरऑल लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करने का बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है। और जो जिसके ऊपर जितना अमल करता है तो आखिरत तो चलें बात की बात है, लेकिन दुनिया में ही उसको बहुत उसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक लाइफ की सेंट्रल फ़िलासफ़ी हमारी कंपनी में भी जो कोई आता है तो हम लोग उसको ये डिग डाउन करते हैं। हम बोलते हैं भाई आप अगर यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं तो आप सिर्फ इस वजह से नहीं कि यार मुझे बस सैलरी मिल जाएगी, आप अपनी ये नियत रखें कि मैं अपनी इस जो जॉब है ये तो एक तो मेरी इबादत है। और जब आप देखें फॉर एग्जांपल रोज़ा है, कोई गुनहगार से गुनहगार बंदा भी हो तो वो रोज़े में चुपके से पानी नहीं पीता, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो है कि ये काम मैंने अल्लाह के लिए किया है। हाँ, लेकिन जॉब में वो 2 नंबरियाँ और डंडियाँ मार देता है क्योंकि उसको ये पता होता है कि ये मैं अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, ठीक है, उसको ये पता होता है कि मैं सेठ के लिए कर रहा हूँ या मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। वेरी ब्यूटीफुल पुट। ऐसे ही तो हम बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आप मेरे लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हो तो आपने अपने आप को बहुत ही सस्ता बेच दिया है। मतलब असल आप ये रखें, हाँ देखें फॉर एग्जांपल एक जब नमाज होती है तो एक इमाम आगे होता है, पीछे उसके मुक्तदी होते हैं। वो मुक्तदी उसकी इमामत में पढ़ रहे होते हैं नमाज, लेकिन वो इमाम खुद उसको नहीं कर रहे होते, वो तो अल्लाह ताला को राज़ी कर रहे होते हैं। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जो सबसे ज़्यादा बेहतर एक होता है लीडर, वो आगे हो जाता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा होता है जिसका सबसे ज़्यादा स्टेक होता है। लेकिन इवेंचुअली वो भी अल्लाह ताला को फॉलो कर रहा है और उसके पीछे जो सारे लोग हैं वो भी अल्लाह ताला को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस शुड बी द आइडियल फिलॉसफी।
और अगर ये फ़िलॉसफी हम लोग उसको इंटरनलाइज करें तो मैं समझता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना बहुत आगे जा सकती है। क्योंकि हमें जो हमारे मुल्क के माशी हालात हैं, मैं समझता हूँ हमें उसके लिए एक वॉरियर स्पिरिट और एक रिलीजियस स्पिरिट के साथ काम करना होगा। ठीक है, ये यूजुअली जो हम लोग काम करें दिस इज़ एक यानी स्लैकनेस, सुस्ती और काम चलाओ कोटा पूरा, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेकर और आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ सरायत की हुई है। और इसकी वजह यही है कि हम लोग इस काम को दीन नहीं समझ रहे। और इसमें मुझे लगता है कि स्कॉलर्स का भी बहुत बड़ा एक रोल है कि वो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह खुतबा सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई एक साहब थे वो बहुत अल्लाह वाले थे और उनका कोई दुनिया से ताल्लुक़ ही नहीं था। ठीक है, तो यूजुअली अब देखें एक्सेप्शंस होती हैं, हर एक का अपना एक मिजाज भी होता है, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम है ना, मेन स्ट्रीम वो ये है कि भाई आप अपनी मईशत को, अपने सारे जो आपके MPLs हैं उनको आप लेके चलें। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप खुद अच्छा अर्निंग करेंगे तो ना आप दूसरे की मदद कर सकते हैं और ना आप अपने जो और आप दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। ऐसी बात है। और ख़ास तौर पे तुमने जितनी बातें की उसमें एक मेन थीम ये है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को बेसिकली आपको ट्रांसलेट करना है ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी में। सही है। और ख़ास तौर पे होता क्या है कि जब एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, हर बंदे को ना, हर सेठ को, हर कंपनी को एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए होती है, एंटरप्रेन्योरियल एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। या इंटरप्रेन्योरशिप का एक कॉन्सेप्ट है कि कंपनीज़ के अंदर बेसिकली बंदा इस तरह काम करे, उसका अपना बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, उसामा खान आए हुए थे 7 फिगर्स के पिछले हफ्ते, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि यार काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया मैंने, लेकिन साथ के साथ काम करने का फ़ायदा ये है कि ही गिव्स यू रूम। वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी रखता है। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले अकाउंटेबिलिटी होती है और कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती है। तो जो तुमने कहा तुम्हारे पर्सनल प्रिंसिपल्स जो हैं, हाउ डू यू ट्रांसलेट दोज प्रिंसिपल्स इनटू योर बिजनेस, क्योंकि तुम्हें भी डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट चाहिए अपने एम्प्लॉइज़ में, तो हाउ डू यू हेल्प देम? ठीक है, तो देखिए मैं आम तौर पे जब कोई भी एम्प्लॉय आता है तो मैं कहता हूँ देखें आपका ये विज़न ही होना चाहिए। एक मुसलमान की खासियत ये है कि वो जो भी काम करता है ना वो एहसन तरीके से करता है, एक्सीलेंस उसमें हासिल करने की कोशिश करता है। ये हमारे दीन का हिस्सा है, यानी काम चलाओ नहीं करता। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो ही शुड हैव द विजन टू बी द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर इन पाकिस्तान या इन दी वर्ल्ड। ठीक है, और उसको रीच करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसको किस तरह एड कर सकती है, हम लोग इस पर बैठ के मीटिंग्स करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको टूल्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको एक रूम की ज़रूरत है, यानी खेलने की ज़रूरत है, तो हम बोलते हैं आप खेलें और आप हमें उसके ऊपर रिपोर्ट दें कि आपने क्या किया। और अगर हमें कोई ऐसा लग रहा होता है कि नहीं यार ये कोई बंदा सिर्फ कोटा पूरा कर रहा है, तो वो फिर हम उसकी थोड़ी सी उसकी खींचते डो रहे हैं कि देखिए भी हमारे आप जो एक्सीलेंस लेवल का हम जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा है और ये एक हिंड्रेंस आ जाएगी हमारी ग्रोथ में। तो और आपको ये जो आपको काम करना है वो आपको वही यानी वॉरियर स्पिरिट और एक रिलीजियस स्पिरिट के साथ काम करना है। आज हमारी कंपनीज मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इतनी पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इसको उस यानी स्पिरिट के साथ काम नहीं कर रहे जिस स्पिरिट के साथ करना चाहिए। उसमें और बहुत सारे मसाइल होंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ को बहुत लोग अंडर पे करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे बड़े बेसिक मसाइल हैं, बिजली, पानी और इन्फ्लेशन हमें कर रही है, तो बंदे का बहुत सारा पर्सनल बैगेज भी होता है। बट हैविंग सेड दैट ये कि आई मीन अगर आप अपने स्किल में अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंसेस भी ना अच्छे हो जाएंगे। मैं समझता हूँ एक किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसमें वो डेनियल कैनमैन वो बोलता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट बोलता है रिग्रेशन टू द मीन। एक कंसेप्ट है, वो बोलता है कि यार कोई भी अगर तो कोई स्टॉक मार्केट का कोई स्टॉक भी है, इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन इट विल कम ऑन इट्स रियल वैल्यू इन द लॉन्गर स्कीम ऑफ थिंग्स। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी स्किल बहुत हाई लेवल है लेकिन यू आर अंडर पेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यूजुअली यू विल कम टू योर आइडियल पे स्केल अगर आप एक्सेलेंस पे तवज्जो रखें। एग्जैक्टली। तो मैं बोलता हूँ कि देखिए यार हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और पैसा कमाना अगर आप अच्छा इसमें भी दो चीज़ें, अगर आपकी नीयत पैसे कमाने की ये है कि यार लोग मेरी वाह करें कि भाई साद भाई क्या आदमी हैं, कितने होशियार हैं, तो आपका यही पैसा जो है वो आपकी पकड़ का बायस बन जाएगा कि क़यामत के दिन। ठीक है, क्योंकि आप और अगर आपकी ये इस नीयत से कर रहे हैं
कि भाई मेरे पास पैसे आएंगे तो जितने आप नेक काम के लिए आपको वो इनेबल कर देता है। बाकायदा हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला आप मुझे खूब पैसे अता फरमाएं, जिसका मफहूम है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम जो है वो पैसों के ज़रिए होते हैं। सही बात। तो मैं ये बोलता हूँ कि देखें, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सब लोग बहुत अच्छे पैसे बनाएं और हम लोग अपने वहाँ पर एक्सेलेंस हासिल करें। उसके लिए मुझे आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए, और अगर आप लोगों की वो स्पिरिट दिखेगी तो हम लोग एक साथ ग्रो करेंगे। और मेरे ख्याल में शायद यही एक वजह है हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। अच्छा, एक तो होता है खाली मोटिवेशन, फिर आपको साथ में देना होता है स्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि खाली मोटिवेशन तो ख़त्म हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि यार यू हैव टू पुट दैट स्पिरिट, ठीक है, लेकिन फिर साथ में ट्रेनिंग्स के भाई टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, डिस्ट्रैक्शंस किस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल हमारा मुज़ाकरा हुआ, हमने कहा कि यार सबको अपनी पुश नोटिफिकेशन जो हैं वो ऑफ कर देनी चाहिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे कोई आए तो उसकी घंटी नहीं बजनी चाहिए। कोई भी ऐसा अर्जेंट काम नहीं है जो यार आपकी हर वक्त घंटी बजती रहे, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो छोटी से छोटी चीज़ से लेकर हम लोग, हमारी हर असर के बाद जो है वो एक तालीम हो रही होती है, और उसमें हमारा बड़ा एक इंटरेक्टिव डिस्कशन होता है, ठीक है, ऑन हाउ वी कैन एफिशिएंटली रीच आवर goal, and that goal should be aligned with the organization's goal. So for example, एक बंदा बोलता है यार मुझे बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर बनना। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारी कंपनी में बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर होगा तो हमारी बेस्ट ग्राफिक्स हो जाएंगी। बेस्ट ग्राफिक्स होंगी तो जाहिर सी बात है हम लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का भी जो रोल है, अच्छा, जब हमारा मकसद है कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, ये सेंट्रल पॉइंट है। अब सारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं उस गोल को अचीव करने में, इंक्लूडिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम लोग बहुत सारे काम नहीं कर सकते जो आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो विजन यही होता है कि यानी जो बेस्ट है उसकी फ़िलासफ़ी ये है कि भाई जो मेरे पास पैसा है वो मेरा है, अगर मेरी कंपनी है तो मेरी है, और कंपनी एग्जिस्ट करती है प्रॉफिट बनाने के लिए, और बाकी सब जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर एडिंग इन दैट ऑब्जेक्टिव। इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना सबसे अहम है, और उसके नीचे जाहिर सी बात है जो बंदे हैं उनको अपने ट्रू पोटेंशियल पे लेकर आना है, जो अल्लामा इकबाल का खुद ही कॉन्सेप्ट है। सही, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उसको एड करती हैं। प्रॉफिट इज़ टू कंपनीज व्हाट ब्रीदिंग इज़ टू ह्यूमंस, यानी वो आपके लिए एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। तो इस चीज़ का बस मैं ख़ुद भी ज़ाहिर सी बात मोहताज हूँ। मैं ख़ुद भी, जब हम लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं ना अपनी फ़िलासफ़ी पे, अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें नीचे आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर आ जाता है, फिर कल्चरल के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उस पर हम लोग कर रहे होते हैं डिस्कशन कि आई मीन व्हाट शुड बी आवर कल्चर। फॉर एग्जांपल तो कल्चर में जैसा लैंग्वेज है, तो भाई हमारी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा यार हम लोग चाहे छोटा से छोटा आदमी हो चाहे बड़ा सा, हमने उससे आपसे बात करनी है, ठीक है। हमारी बातों से भी खुशबू आनी चाहिए, हमने सुना। और तो इस तरह की हम लोग करते हैं। इसी तरह फिर आपकी जो है ओवरऑल लाइफ की फ़िलासफ़ी, फिर आपके अंदर के बहुत सारे बीमारियां होती हैं, जैसे हसद है, ठीक है, या जैसे रूहानी बीमारी, हाँ, इसको आप रूहानी बीमारी बोल सकते हैं। तो वो भी ना फिर हल हो जाती हैं अगर आपकी लाइफ की फ़िलासफ़ी स्ट्रॉन्ग, वही ना आप ग्राउंडेड हो जाते हैं। बिल्कुल, आपको पता होता है कि आप कहाँ से बेस कर रहे हैं। अच्छा, तुमने मोटिवेशन की बात की, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टॉपिक अप, क्योंकि ये मुझे लगता है कि हम लोगों को मोटिवेट तो कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट पे बहुत सारे लोग गरीबो करते रहते हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। तुमने एक वीडियो बनाई थी बीच में, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तुमने कहा था यार हर कोई बंदा ये सोचता है कि यार पैसे किस चीज़ में ज़्यादा है, स्कोप किस फील्ड में ज़्यादा है, वहाँ आदमी चला जाता है। अच्छा, अभी रिसेंटली तुम्हारी एक फेसबुक पोस्ट मैंने पढ़ी कि तुम्हें एक एंटरप्रेन्योरियल सेशन के लिए बुलाया गया, और तुमसे जब पूछा गया, तुम्हें साइट पे ले जाया गया, तुमसे पूछा गया कि यार आपका स्टार्टअप कैपिटल कितना था, तो तुमने 3 मिलियन या 6 मिलियन कितना बताया था? 3 मिलियन। 3 मिलियन, जी। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये बहुत ज़्यादा है, बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे, किसी के पास इतना होता नहीं है। तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें से। तुमने साफ साफ मना किया कि नहीं यार मैं गलत डायरेक्शन में और गलत लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, फिर अपने आप को और बेहतर करने के लिए, देखो मैंने एक चावल के एक दाने से पूरी चावल की बोरी बना ली, इस तरह की बहुत स्टोरीज हैं। तो आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट दिस थिंग कि मोटिवेशन की डायरेक्शन और किस बंदे को मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल, इसकी क्या फ़िलासफ़ी है? बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ा मज़े का टॉपिक है, और सबसे पहले मैं तो समझता हूँ कि
हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक यूनिक काम के लिए पैदा किया है और हर इंसान बड़ा यूनिक है। और हम लोग सहाबा कराम की भी जिना ज़िंदगी से देखते हैं कि हज़रत उमर है, उनकी फ़िलासफ़ी मतलब उनकी पर्सनालिटी फ़र्क थी। हज़रत अबू बकर से अल्लाह ताला ने अलग काम लिया, ठीक है। और फिर जो फॉर एग्ज़ाम्पल फिर बहुत सारे साहबा ऐसा भी थे जिनके ऊपर हज़रत अबू हुरैरा हैं, उनके ऊपर पढ़ने पढ़ाने का, इल्म हासिल करने का बड़ा वो था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आगे गए हुए थे। कुछ सहाबियों का इबादत में था, कुछ का बिज़नेस में था, जिस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ है। तो मैं समझता हूँ कि हर अल्लाह ताला ने हर आदमी को एक अलग उसकी एक इंस्टिंक्ट होती है और वो अगर उसको फॉलो करे कि मुझे क्या चीज़ें करना पसंद है तो वो उसकी मोटिवेशन जो है ना वो लॉन्ग टर्म होगी और वो उसकी एक्सेलेंस पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी गलती क्या करते हैं कि जब एक होलसेल मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। अब जिस तरह आप देख रहे होंगे कि अमेज़ॉन में को मतलब एक वेव आई और सब लोगों को अमेज़ॉन पे लगा दिया। हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग वो अमेज़ॉन बिजनेस के लिए सूटेबल ही नहीं थे। सही बात है। मेरी लाइफ फिलॉसफी ये है कि हर काम में पैसा है अगर आपका शौक हो, चाहे आप कचरा ही क्यों ना बेच रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। लोग पता नहीं इतनी अजीब अजीब चीजें करके बहुत पैसा बना रहे होते हैं। दुनिया में बहुत सारा पैसा ना नॉन सेक्सी और नॉन फैंसी बिजनेसेस में, लाइक कचरा, लाइक ये रिसाइकलिंग वगैरह, बहुत बोरिंग बिजनेसेस में। बिल्कुल बोरिंग बिजनेसेस में क्या बोलो यार, ये तो इतना बोरिंग बिजनेस है। तो अगर आपको उसमें शौक है तो आप पैसे बना लेंगे और अच्छा से अच्छा काम हो, सोफिस्टिकेटेड हो, ठीक है, आपके बड़े। लेकिन अगर आपका शौक नहीं है ना, यू कैन नॉट डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि मुझे याद है IBM में हमें पढ़ाया था, ह्यूमन बिहेवियर की बुक थी, वो बोल रहा था कि जो मैकेनिकल काम है उसमें तो आपका पैसा एक मोटिवेशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी बेसिक ये ज़रूरियात पूरी होती है ना तो उसके बाद आपको पैसा मोटिवेट नहीं करता, वो आपकी एक इंट्रिंसिक एक जो एबिलिटी, एनर्जी, उस काम का शौक वो होता है, वही आपको आगे लेके जाता है। और वो यूजुअली जो एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने पैसे बनाए, अगर उनको उस काम में कुछ नहीं पैसा दिया जाए ना, वो फिर भी वही काम कर रहे हो क्योंकि वो उस काम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सही बात है। तो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, तो उसमें मेरे ख्याल में तो अप टिल हाई स्कूल, अब बंदा क्या करे ना, ये एक सवाल है। अप टिल हाई स्कूल मैं समझता हूँ कि इंसान को ना बहुत सी जगह पे हाथ पैर मारने चाहिए, ये देखने के लिए कि यार उसका कहाँ पे सिक्का चल रहा है, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर वो अपनी एक फील्ड चूज़ करे। और फिर मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला से ही मांगता रहे। मैं ये भी समझता हूँ कि शायद मैं बिज़नेस नहीं कर पाता, मतलब मैं तो जॉब ढूंढ रहा था शुरू में और मुझे मेरे पसंद की जॉब नहीं मिली। फिर मैं एक जगह कंपनी ज्वाइन की, वो इत्तेफाक से बंद हो गई। तो यू नो आई वॉज काइंड ऑफ एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। ओके। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं प्रॉब्ली एक अच्छी जगह में जॉब मिल जाती मेरे अपने काम की, तो मैं आराम से जॉब करता रहता और मैं खुश भी रहता। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं यार मैंने अगर तो हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने जो है ना खुद ज़्यादा मार्केटिंग का बहुत शौक था। मैं IBM में बैठ के सारी किताबें पढ़ ली थी और बिजनेस प्लान में कंपटीशन में हिस्सा ले रहा होता था। तो ये कि फिर जब मैं जॉब मार्केट में आया तो मुझे लगा कि यार वो मेरे हिसाब की इसमें जॉब नहीं है, क्योंकि वो जो है ना दाई टोपी पहन के, और मैं जब ब्रांड मैनेजर की पोजीशन के लिए जा रहा था ना तो वो मुझे लग रहा था कि मैचिंग नहीं हो रही ना उनकी मेरी पर्सनालिटी की उस ब्रांड की पर्सनालिटी के साथ। फिर और भी चीज़ें थी। तो आई मीन बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो फिर आपको आपके अल्टीमेट मोटिवेशन तक पहुंचा देती हैं। मैं असल में सवाल इसलिए मैंने किया कि आजकल की यूथ है ना, तुम तो डेफिनेटली 33 ईयर्स, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं क्योंकि यूथ अच्छी खासी मेरी ऑडियंस है। तो जब भी मैं कोई बात करता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप की, अपना काम करने की, तो 19 ईयर्स के, 22 ईयर्स के, 15 से मैंने 18 से लेके 22-25 का ब्रैकेट है, काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। चलो हमारे दौर में अगर समझ में नहीं आता बात थी, आजकल AI के दौर में और AR/VR के दौर में भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जबकि दुनिया काफ़ी आगे निकल गई है। तो अच्छा, इसमें एक एलिमेंट मसला ये होता है जो मैंने नोट किया है कि आपको ये लगता है कि पैशन होगा तो हर काम आप शौक से कर रहे होगे, जबकि आपके उस पैशन के अंदर भी काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो क्लरिकल होते हैं और आपका पैशन नहीं लग रहा होता उसमें, लेकिन फिर भी आपको करने पड़ते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेट हो रहे हैं आपके पैशन में। तुमने भी काफ़ी सारे ऐसे काम किए होंगे, ज़ाहिर है तुम्हारे बिजनेस के कोई सेगमेंट्स ऐसे होंगे जो तुम्हें बोरिंग भी लगते होंगे, लेकिन करने इसलिए क्योंकि अल्टीमेट उस पे जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा एक जहन में ये है कि यार अगर पैशन भी हो ना तो सारे काम पैशनेट होने चाहिए। अगर उसमें 10 काम है तो 10 काम में दिल लगना चाहिए। हो सकता है 5 काम में दिल ना लगे, लेकिन 5 काम में लगे। बिल्कुल ऐसी बात। तो डोंट यू थिंक सो? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यानी डिसिप्लिन जो है वो तो। और एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फैंसी, इट्स नॉट
सेक्सी क्योंकि ख़ास तौर पर मैंने 10-12 साल जब नौकरी की, जब मैंने स्विच किया तो काफ़ी लोगों को आज तक देखता हूँ मैं, सुनता हूँ कि यार अपने काम की बात ही अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। जब इंसान अपना काम करना शुरू करता है ना तो फिर उसको पता चलता है कि जब उसके नीचे माशाल्लाह तुम्हारे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि 100 एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी हर महीने लेके जाएँ, यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी सस्टेनेंस बाकी रहे। तो और जब 100 इंशाल्लाह जब लाख होंगे, 10 लाख होंगे तो फिर और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। तो सेट होना इज़ नॉट सेक्सी। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? हाँ देखिए, इसमें मेरी बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात हुई है और एक किताब थी बिल्ड टू लास्ट, गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस। तो वो ये बोलते हैं कि जिन कंपनीज ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है एंड कंपनीज विच आर ट्रूली ग्रेट, दे अडॉप्ट सर्वेंट लीडरशिप माइंडसेट, कि उनके जो ओनर्स, उनके जो CEOs हैं या जो लीडर्स हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग खिदमत के लिए हैं। और बाकी बात भी ये है कि eventually you are responsible and you have to make sure that every employee of yours is working at an optimum level and जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको सुलझाना और ओवरऑल एक कंपनी की डायरेक्शन मेंटेन करना। तो बिल्कुल 100%। और ख़ास तौर पे जब मैंने स्विच की थी चीज़ें, तो मुझे जिस कॉन्सेप्ट ने हेल्प किया ना वो ये किया कि हम अपने आप को कॉर्पोरेट स्लेव समझते हैं। बहुत दफ़ा जब लोग काम कर रहे होते हैं तो यार हम कॉर्पोरेट स्लेवरी से निकलना चाहते हैं, जबकि जो सेट होता है ना वो कॉर्पोरेट सर्विस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है। और उसी तरह के सारे एम्प्लॉयज़ ये समझने लगे कि यार हम स्लेव से बेहतर हम सर्वेंट्स हैं, क्योंकि जब बंदा अपना काम करना शुरू करता है ना तो हो सकता है जॉब पे वो एक बॉस को रिपोर्ट कर रहा हो, लेकिन जब अपना काम करता है तो अगर 4 कस्टमर उसके डायरेक्ट होंगे ना, 4 बॉसेस होंगे उसके, तो ही हैज़ टू सर्व ईच एंड एवरीबडी। तो अगर एम्प्लॉयज़ अपने आप को इस पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरा ख्याल से एवरीबडी विल एक्चुअली पुट 110% इन हिज वर्क। बिल्कुल, ये थोड़ा हम लैग कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मतलब इसमें देखें, मैं समझता हूँ कि जो स्पेशलिस्ट है ना, दे आर जनरली मोर सूटेड फॉर जॉब्स। ठीक है, मेरे वाले साहब हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 35 साल नौकरी की है। ही वॉज ट्रूली अनसूटेड टू डू बिजनेस। ठीक है, और आज उन्होंने अच्छे नौकरी की है तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने इतनी कैपिटल एक्यूमुलेट किया कि हम लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर सका मैं, और अच्छी इन्वेस्टमेंट करके और मैं अच्छे अपने रिटर्न जनरेट कर सका। तो 100% ये बात सही है कि everybody is not suited for a job, everybody is not suited for a business. You have to find your own thing where you are where you are comfortable, where you are breaking things which gets you more energy. और अगर आप वो रीच कर लें तो आप फिर बहुत आगे जाते हैं, चाहे आप वो बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब। देखिए ना, बहुत सारे जॉब करने वाले हैं, वो हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं एक कंपनी जानता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके जो CEO जो कि नीचे से ही ग्रो करके आए हैं, साल के अरब रुपए भी कमा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को वैसे ग्रूम किया, और मैं अपने बॉयज़ को भी बताता रहता हूँ कि उन्होंने अपने आप को वैसे ग्रूम किया कि दे ग्रू अप। तो अगर कोई बंदा काम का है ना, तो मैं समझता हूँ ही फाइंड्स हिज ट्रू वैल्यू इवेंचुअली। और अगर एक बंदा जन रोता रहे कि यार वो ऐसा है वैसा है, वो जो एक एक्सटर्नल हमारे मॉल बन गया है, हाँ, रोने गाने का। बिल्कुल। बाकी ये कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ के मैं कंसेप्ट बड़े क्लियर रखूँ। जिस तरह मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा भाई क्या नौकरी करना गुलामी है, तो फिर वो वहीं से आंसर्स आते हैं ना कि नहीं, गुलामी तो नहीं है। जो गुलामी तो आपको ऑप्शन नहीं होता छोड़ने का। ठीक है, हमारे तो यहाँ पर हमेशा ऑप्शन है कि मतलब एंट्री और एग्जिट तो फ्री मार्केट की है। ठीक है, तो गुलामी नहीं है। अच्छा तो भाई फिर क्या है, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वो उनके कंसेप्ट ख़ास तौर पे जो न्यू जेन जी है उसके क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। एंड वंस आई थिंक यू क्लियर दोज कॉन्सेप्ट्स देन दे वर्क गुड। सही है। अच्छा असाद, मार्केटिंग में माशाल्लाह तुम्हारी एक्सपर्टीज़ हैं। जिस तरह सेंस एंड स्टोरीज़ की हम मार्केटिंग कैंपेन्स देख रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग माशाल्लाह अमेजिंग। इस बैकग्राउंड के साथ दीन से स्टिक करने के बाद मुझे ये बताओ कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं दीन के जिन्होंने तुम्हारी हेल्प की मार्केटिंग में, और व्हाट आर द प्रिंसिपल दैट यू अवॉइड गोइंग इनटू? तो अच्छा, मार्केटिंग जो है ये बड़ा एक जो है ना स्लिपरी स्लोप है। और सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ब्रांड प्रॉमिस आ जाता है आपका। ठीक है, कि ओवर प्रॉमिस करना ये बड़ी एक डेंजरस चीज़ है, जिससे आपकी इनकम पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो बड़ी सिंपल बात ये है कि कोई भी काम करने के 3-4 लेवल्स हैं। ठीक है, एक है इंसाफ का, कि आपने जो चीज़ प्रॉमिस की आपने एग्जैक्टली वही चीज़ डिलीवर कर दी।
फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे फ्रूट लेने गए तो 5 किलो आपने बोला तो 5 किलो एग्जैक्टली 5.000 उसने दे दिया। फिर एक लेवल होता है एहसान का कि उसने थोड़ा सा और दे दिया। अच्छा, और एक होता है लेवल अगर उसने 5 किलो से कम दिया, चाहे वो एक ग्राम भी क्यों ना हो, तो वो जुल्म हो जाता है, ठीक है, कि उसने आपके साथ जुल्म किया। और अगर वो उसने आपको कोई ऐसी चीज़ कर दी कि डिलाइट कर दिया आपको, कि 5 किलो था, उसने आप बोला आप 6 किलो ले लें, तो इसको बोलते हैं इत्कान। तो हमारी जो पेरेंट कंपनी है हमने उसका भी नाम इत्कान रखा हुआ है। अच्छा जी, इसी प्रिंसिपल को रखते हुए, और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो प्रॉमिस कम से कम करें और डिलीवर कोशिश करें कि ज़्यादा करें। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग में ये एक बड़ा एक अहम उसूल है। ठीक है, डिलाइटिंग द कंज्यूमर तो डेफिनेटली यार इट्स अबव ऑल। एग्जैक्टली। फिर दूसरी बात ये कि आपकी जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं उसके पीछे कोई ना सब्सटेंस होना चाहिए। ख़ास तौर पे जैसे कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें बहुत ही गलत ब्रांड प्रॉमिस करके चीज़ बेच दी जाती है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि फिर जाहिर सी बात है आपकी इटसेल्फ जो एड्स हैं, तो उसमें एक तो ये कि आप गुड वैल्यूज़ प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई यानी एक बहुत से ब्रांड सेक्सुअल अपील यूज़ करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ रॉन्ग। कोशिश एक मतलब कोशिश किया बल्कि इसकी कोशिश करना चाहिए कि सेक्सुअल अपील जो है वो यूज़ ना हो। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग इसकी भी कोशिश करते हैं कि हम जो हमारा दे रहे हो मैसेज हम उसके ऊपर स्टिक करें, और जिस तरह हमारी 15 डे रिटर्न पॉलिसी है, ओके, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई आप हमें वापस कर दें, ठीक है, और यानी नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स वी फॉलो। तो इस रिटर्न रेट ने कभी परेशान किया है बिजनेस में? जी, इसके लिए हमने असल में वही बात है, इसकी एक एडिशनल कॉस्ट है जो हम लोग बेयर करते हैं। हमारे समझें 3 बंदे इसके ऊपर फुल टाइम या डेडिकेटेड हैं। ओके, तो जो सिर्फ रिटर्न्स एक्सचेंजेस इन्हीं को हैंडल जो है वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आते हैं। रियलिटी ऑफ योर बिजनेस, व्हाई ओनली ई कॉमर्स? यू कुड हैव कम टू ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर एज वेल, दुकानें खड़ी कर सकते थे, आउटलेट्स कर सकते थे, व्हाई यू चोज ई कॉमर्स ओनली? तो मैंने पहले ये जो बिज़नेस शुरू किया था, अच्छा, I've always been into physical products. Okay. And I first started a business where I used to sell foldable water bags to LMTs. Okay. जैसे जो लोकल मॉडर्न ट्रेड्स हैं, और मैंने देखा कि उसमें मेरे जो इन्वेंट्री बड़ी फंस जाती थी और पैसे बड़े फंस जाते थे उसमें, मतलब पेमेंट्स को रिकवर करना वो बहुत मुश्किल होता था। तो वो साइकिल सारा फंस के रह गया था। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं बस उसको मार्केट में लगाता रहूँ। तो ई कॉमर्स उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी मेरे ख्याल में ये है कि योर कैश फ्लो इज़ स्मूथ। तो आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया, आपके पास पैसे आ गए। सही। तो एक तो वजह ये है, और दूसरा ये कि ऑफ कोर्स इट इज़ मोर एफिशिएंट। अब जिस तरह हम लोग क्योंकि जब उसमें आए फ्रेगरेंसेस में आए, तो अब फ्रेगरेंसेस में ना वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हर आदमी की अलग अलग पसंद है। तो उसको स्टोर पे रखवाना और उसकी मैनेजमेंट वो बहुत मुश्किल है। तो जितनी वैरायटी आपकी ज़्यादा हो, तो द आइडियल थिंग इज़ कि आप ई कॉमर्स पे, जिस तरह जो जेफ बीज़ोस है उसने भी अमेज़ॉन बुक से स्टार्ट किया क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। तो हमारी भी वैरायटी एक तो फ्रेगरेंसेस की है, फिर SKUs की है, लाइक वी ऑफर 5 ml सैम्पल्स फॉर ईच परफ्यूम। तो उसकी वजह से जो है इट वॉज द बेस्ट। तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो लिमिटेशन कैपिटल की थी कि हमारे पास इतने थे ही नहीं पैसे। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की थी, एड क्रिएशन की थी, स्क्रिप्ट राइटिंग की थी। तो वो सारी जो स्किल्स हैं वो ई कॉमर्स में ज़्यादा काम में आती हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेल। और ख़ास तौर पे कोविड जब बेसिकली पीक पे था, तो मैं जब भी स्टार्ट किया था 18-19 में स्टार्ट किया था, बिल्कुल, तो उसने और थोड़ा सा बूस्ट दिया क्योंकि हर चीज़ स्टेलमेट पे आ गई थी, बेसिकली हर चीज़ ऑनलाइन चली गई, दैट आल्सो हेल्प्ड यू। अच्छा, लेकिन ओनली फ्रेगरेंस क्यों? व्हाई नॉट एनी अदर प्रोडक्ट? अच्छा, मेरी अभी 3-4 बिजनेस करने के बाद ये लाइफ की फ़िलासफ़ी रही है कि आप जितना फोकस्ड रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो फ्रेगरेंस की जो नीश है उसमें हमने बेहतर
ग्रोथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे फोकस हुए हुए हैं। और फ्रेग्रेंस इटसेल्फ में भी ना बहुत सारी सब नीशेज हैं, उनको भी अभी तक हमने कवर नहीं किया। तो फॉर एग्जांपल एक तो पर्सनल फ्रेग्रेंस है जो आप लगाते हैं, फिर दूसरा आपकी रूम फ्रेग्रेंसेज हैं जिसमें एयर फ्रेशनर्स आ जाते हैं और ये सब चीज़ आ जाती हैं। फिर एक कार फ्रेग्रेंसेज हैं, उनकी एक अलग नीश है। तो हमने ये सोचा है कि हम लोग बजाय इसके कि करें ब्रांच आउट इनटू कॉस्मेटिक्स या ये सब चीज़ें, वी रिमेन इन दिस फ्रेग्रेंस नीश एंड वी गो टू दिस सब नीशेस। जिम की फ्रेग्रेंस नहीं है यार। हाँ नहीं, हमारे पास कमर्शियल डिफ्यूज़र्स हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके जिम वाले हैं, वो हमारा अगर लगा दें कमर्शियल डिफ्यूज़र, तो वो बिल्कुल आपकी जो जिम है वो महकता रहेगा बेहतरीन तरीके से। जी जी, तो हमारे पास बिल्कुल वो लिस्ट है। तो वो ये एक्चुअली एयर फ्रेशनेस में आ जाता है। ओके अच्छा, जैसे तुमने बताया कि इन इट सेल्फ ये बहुत बड़ा समंदर है, तो अगर मैं इसको बोलूँ सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा ज़रा सुपरफिशियली सतह पे लोगों के लिए समझने के लिए कि बिजनेस किस तरह काम करता है या कंज्यूमर साइड किस तरह बेसिकली देखे इसको, तो हाउ व्हेन एंड मतलब व्हाट हाउ एंड व्हेन टू वेयर दीज परफ्यूम्स, ये इसके बारे में तुम क्या बताओगे? राइट तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओवरऑल यानी कि फ्रेग्रेंसेस से। तो यूजुअली अराउंड 100 years ago परहैप्स ज़्यादातर लोग ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते थे, जिनको आप अतर्स भी बोल सकते हैं। ओके। और उस टाइम के ऊपर साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, तो दे यूजुअली वर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। तो फॉर एग्जांपल रोज़ का ऑयल आपने निकाला या रोज़ को ऑयल में डाल के इन्फ्यूज़ किया। इसी तरह मोती यानी ज़्यादातर फ्लोरल खुशबू होती थी, ऊद होता था। फिर उसके बाद जैसे ही मॉडर्न केमिस्ट्री ग्रो करती गई तो वो फ्रेग्रेंसेस के वो मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट करते रहे और फिर मॉडर्न फ्रेग्रेंसेस या मॉडर्न परफ्यूमरी जिसको आप बोलते हैं वो वजूद में आई। और उसके बाद ही इसकी जो स्प्रेबल फॉर्म है, ठीक है ना, ये वजूद में आई। तो अभी पाकिस्तान में यूजुअली इस तरह का चल रहा है सेटअप के बहुत से लोग ऑयल बेस्ड ही फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा मस्जिद के बाहर वो आके बैठे होते हैं। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो रेप्लिका मार्केट का है, ठीक है, कि पूरा डब्बा पूरी हर चीज़ ओरिजिनल खुशबू ऐसी होगी, वो बोलेगा यार ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है, लेकिन ऑफ कोर्स के पीछे जो है कोई कंपनी नहीं होती, तो वो आपका कोई QA कोई उसके पीछे बेस नहीं होता। तो अब लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ब्रांडेड परफ्यूम्स। तो वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट सेगमेंट, एक मार्केट शेयर लिया है। उसकी वजह एक तो ये कि वी वर ऑनलाइन एंड वी ऑफर्ड अ ग्रेट वैरायटी एंड वी सोल्ड हाई कंसंट्रेशन परफ्यूम्स, विच मीन्स के उसमें जो ऑयल कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और उसकी वजह से उसकी लास्टिंग बेहतर होती है। ठीक है। हमने जो अपनी बॉटल्स हैं उनको स्टैंडर्ड रखा हुआ है, तो वी सेव आवर कॉस्ट ऑन पैकेजिंग विच वी देन ट्रांसफ़र ऑन टू आवर कंज्यूमर्स। तो एवरेज हमारी परफ्यूम्स जो हैं वो 1300 से लेकर 1800 तक हैं फॉर 50 ml बॉटल, एंड दे परफॉर्म वेरी गुड कंपेयर टू द मार्केट। सो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ हमने एक नीश पकड़ी है विच हैज़ इनेबल्ड अस टू डिलीवर अफोर्डेबल परफ्यूम्स एट अ वेरी गुड प्राइस। और हर ओकेजन के लिए यू हैव गॉट परफ्यूम। एग्जैक्टली। तो अभी तकरीबन हमारे पास 100 फ्रेग्रेंसेज हैं, यानी EDP EOD परफ्यूम स्प्रे बेस्ड। तकरीबन 60 हमारे पास ऑयल बेस्ड हैं, रोल ऑन परफ्यूम्स। और फिर हमारे पास 3 वैक्सेस हैं जो अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, विच आर वेरी ट्रैवल एंड वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड पोर्टेबल। यस। और फिर उसके बाद हमने कैंडल्स लॉन्च किए हैं, तो वो एयर फ्रेशनेस की कैटेगरी में आ जाता है। कैंडल्स का ऐड नहीं देखा मैंने अभी तक, कोई किया है कोई ऐड? हाँ नहीं, कैंडल्स का क्योंकि कैंडल्स के असल में मार्केट नीश है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, यानी 1800 रुपये की है। और आप समझें कि उसका जो बर्न टाइम है दैट इज़ अराउंड 30-40 hours। ओके। तो वो एक यूजुअली लोग उसको ना पाकिस्तान में भी ओकेजनली इस्तेमाल करते हैं फॉर एन इवेंट, ठीक है, या थोड़ी सी एक्सक्लूसिव जब आपको करना होता है, वो डेली यूज़ में नहीं आती। और अच्छा, इसमें जो फिर EDP परफ्यूम्स हैं उसमें हमारे पास वेरिएंट्स हैं। एक तो 100 ml का वेरिएंट भी अभी हमने लॉन्च किए और फिर 5 ml के टेस्टर्स भी लॉन्च किए। सही। तो 1000 रुपये में आप 5 फ्रेग्रेंसेस जो है वो आप ट्राई कर लेते हैं।
अच्छा, ये सब करने के बाद ये आप क्वेश्चन आपके पिछले सवाल से रिलेटेड है कि नाउ वी आर आल्सो एक्सटेंडिंग टू फिजिकल फ्रेंचाइजीज, मतलब फिजिकल शॉप्स। तो हम लोग पहले ये सोचते थे कि यार अगर हम लोग एक फिजिकल शॉप कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो जो है लोगों का परचेज डिसीजन डिले हो जाए कि यार हम लोग जाके ही लेंगे, ठीक है, या ये कि हमारी जो इंक्रीज़ हो जाए कॉस्ट कि वो एसी चल रहा है, वहाँ बंदा बैठा हुआ है, ठीक है ना। ई कॉमर्स में आप ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज होती है, जो कि दोनों कैपिटल लग जाता है ना ई कॉमर्स से बाहर, आपका ह्यूमन कैपिटल भी और फिर लैंड भी। एग्जैक्टली। तो लेकिन फिर हमने 3 अपनी जब आउटलेट्स खोली तो हमें लगा कि ओवरऑल पाए जो है वो इंक्रीज़ हो गया और वी वर अट्रैक्टिंग पीपल हु वुड नॉट हैव अदरवाइज बॉट फ्रॉम अस ऑनलाइन। बिल्कुल, और ब्रांड इक्विटी भी इंक्रीज हुई है, ब्रांड टॉप ऑफ माइंड भी एग्जैक्टली होगा। और फिर उसमें और बहुत ज़्यादा पता है हम लोग अपने कस्टमर से भी ज़्यादा करीब हो गए। ऑल्दो हम उनके साथ फ़ोन पे इन टच हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन जब वो हम उनके साथ डेली बेस के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उससे जो हमें कस्टमर इंसाइट्स मिलना शुरू हुई। तो फिर अब हमें वी आर नाउ वेरी क्लियर दैट वी हैव टू बोथ aggressively pursue digital marketing। 80-20 60-40 जो भी करें, लेकिन दिस हैज़ टू बी देयर। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि पर्सनल ब्रांड्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल हम जुनैद अकरम की बात करते हैं, जितने भी ऑनलाइन जो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो जब फॉर एग्जांपल अगर जवाब देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ और मैंने मैसेज कर दिया कि भाई मिलना है, कुछ करना है, तो आगे जाके जब आप उससे पर्सनली मिलते हैं, पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी जो एक वो होता है ना कि एक शौक और जो कनेक्शन होता है वो और बढ़ जाता है। तो सेम इज़ द केस विद ब्रांड्स, पर्सनल ब्रांड्स हो या इस तरह की ब्रांड्स हो। तो मैंने अभी रिसेंटली देखा है माशाल्लाह, यू हैव बीन इनटू फ्रेंचाइजिंग एज वेल। अभी तुमने ट्रेनिंग्स भी उसकी लम्स गए थे, यू हैव बिल्कुल participated in training with other people as well, and you have got MOU signed with how many till date, how many franchisee till date? Around 6 we have closed the deal। तो काफ़ी सारे बिजनेस मॉडल्स हैं, सही है। why did you choose only franchising? Right। तो अच्छा, फ्रेंचाइजिंग बड़ा एक इंटरेस्टिंग गेम है और आपके पास जो कोई भी ब्रांड होता है उसके पास 2 ऑप्शंस होता है कि वो अपनी शॉप खुद खोले, खुद ओन करे, या उसको फ्रेंचाइज दे। और हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजिंग में ग्रोथ ज़्यादा होती है लेकिन कंट्रोल कम हो जाता है। बिल्कुल। तो अब इसको एक लेकिन बड़ा आपने बैलेंस करना होता है। जैसे KFC है, मैकडोनल्ड्स है, वो इतना ग्रो नहीं करते अगर वो फ्रेंचाइजिंग प्रोग्राम पे ना जाते। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास ज़िंदगी बड़ी कलील मुद्दत के लिए है और आपने गेम डालनी है इसी में जो आपके पास। नेम इज द गेम इज स्टैंडर्डाइजेशन। जो ब्रांड्स के अपने नाम लियो, स्टैंडर्डाइज कर दिया तो डेफिनेटली वो एग्जैक्टली। क्योंकि मैकडोनल्ड्स, KFC की बात करें, दे हैव गॉट यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड एक्चुअली मेक श्योर के स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। Exactly। इट्स ऑल हसल। ये भी एक नया बॉल गेम है जिसमें बेसिकली यू हैव एक्चुअली इंक्रीज वर्क फॉर योरसेल्फ टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वही अगर फिजिकल प्रेजेंस इंक्रीज करनी है तो स्केलेबिलिटी का एलिमेंट मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजी में अच्छा खासा है। बिल्कुल। इससे बेहतर कि आप अपने क्या कहते हैं फिजिकली ग्रो करें। बिल्कुल। तो हमने एक्चुअली अपनी पहले जो 3 कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट्स थी उनकी केस स्टडीज़ बनाई, उनका प्रपोजल बनाया, और जब हमने समझा कि हाँ अब क्योंकि फ्रेंचाइजी में रिस्क भी है ना कि आपने किसी और के पैसे लगवा दिए, बेचारे का काम नहीं चला, तो ये भी हुआ है बहुत पाकिस्तान में। तो इसकी वजह से US में भी बड़े कंट्रोल्स हैं कि एक जो है ना फ्रेंचाइज एसोसिएशन है विच सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट्स या सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ बोथ फ्रेंचाइजीज एंड फ्रेंचाइजर्स। तो उसको हमने बड़ा डीपली स्टडी किया। फिर उसके लिए आपके अपने इंटरनल सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। देखिए ना, स्टैंडर्डाइजेशन बोलने से नहीं होती, वो सिस्टम्स के थ्रू होती है। तो हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ERP सिस्टम लगाया हुआ है। फिर हमने बहुत ही एक जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, HR मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है। फिर उसके लिए हमने ह्यूमन रिसोर्स हायर की, उसके लिए स्पेसिफिक जो हमारे फ्रेंचाइज ऑपरेशंस को संभाले और कोशिश ये करे कि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न मिले। सही। तो ये एक पूरा प्रोसेस है और बड़ा सोच समझ के पिछले 1-2 साल से वर्किंग चल रही थी हमारी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने जब वो फ्लोट किए प्रपोजल, और ख़ास तौर पे केस स्टडीज़, लोग होता है ये कि बहुत सी बार ऑनलाइन ब्रांड्स मेरे पास आजकल आ रहे हैं, वो बोलते हैं उनकी अपनी आउटलेट नहीं है अभी कोई, तो वो बोलते हैं कि यार आप हमारी फ्रेंचाइज दें। तो मैं बोलता हूँ भाई आप पहले ख़ुद तो अपनी खोलें, 3-4 आप कंपनी ऑपरेटेड खोलें, उनको रन करें, उनकी केस स्टडीज़ बिल्ड करें, उनसे सीखें
क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन में और रिटेल के गेम में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो और जब आपको ये श्योरिटी हो जाए कि हाँ ठीक है, देखें इतनी सेल्स है, हमारे पास ये केस स्टडी है, और अब अगर हम लोग फ्रेंचाइजी को इतना कमीशन देते हैं और उसकी इतनी इन्वेस्टमेंट है तो उसके पैसे इतने निकल जाएंगे, तो फिर ओनली देन आप फिर जो है वो फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाएं। सही है। अच्छा मुझे बताओ कि अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि रीसेंट एक्सपीरियंस से, 2-3 ऐसी क्वालिटीज़ दैट यू ऑलवेज लुक फॉर इन योर बिजनेस पार्टनर या फ्रेंचाइजी या जो भी हो, तो कैन यू एलैबोरेट 2 to 3 थिंग्स? तो उसमें एक तो ये ना कि वो ओवरऑल एबिलिटी टू लर्न एंड अडॉप्ट। तो यूजुअली जो यंग लोग होते हैं उनमें ये एबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर हम लोग देखते हैं एजुकेशन, कि उस बंदे की एजुकेशन क्या है, फिर उसका सोशल सर्कल और वो जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसका एक्सपोजर टू ब्रांड्स, क्योंकि अगर वो नहीं होता तब भी आपको कोई बात समझाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ वेरी क्लोज पार्टनरशिप एंड वो हम लोग सब, और फिर उसकी जाहिर सी बात है उनके इंटरव्यू करते हैं, वो हमें देखते हैं, हमको देखते हैं कि भाई हमारी फ़िलासफ़ी मैच कर रही नहीं कर रही, और हम लोग कहाँ देख रहे हैं, वो कहाँ देख रहे हैं। क्योंकि देखें फ्रेंचाइजिंग जो है वो बहुत बड़ा दर्द का, मतलब सर का दर्द भी बन सकता है इफ़ इट्स डन रॉन्ग। तो मुझे आइडिया था कि बहुत सारे ब्रांड ने किया और फिर वो बड़ा मसले मसाइल हुए उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे ये बताओ कि चलो सही है, ये तो उनकी साइड पे हो गया, तुम डेफिनेटली ट्रस्ट दोनों साइड से बिल्ड होता है ना, एक तो उन्होंने बिल्ड करना है ट्रस्ट तुम्हारे साथ, तुम्हें भी बिल्ड करना है उनके साथ। कुछ ऐसी पार्टीज डेफिनेटली, कुछ ऐसे लोग डेफिनेटली होंगे जिनसे तुम चाहते हो कि हाँ यार वो फ्रेंचाइजी बने, तो व्हाट डू यू ऑफर देम इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी? कौन सी 2-3 ऐसे प्रोमिनेंट पॉइंट्स इन योर केस स्टडी दैट एक्चुअली हेल्प देम जंप ऑन बोर्ड? हाँ नहीं, तो उसमें बड़ा सिंपल था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर एवरेज, इसमें यूएसपी की बात कर लेते हैं पहले। व्हाट्स योर यूएसपी? तो देखें यूएसपी सबसे बड़ी ये है कि वी आर करंटली द लीडिंग ब्रांड इन फ्रेगरेंसेज ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारी बहुत एक अग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, यानी जब आप फ़ोन खोल रहे हैं, अब जाहिर सी बात है वो एक ब्रांड की पुल है, ठीक है ना। फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि बंदा ये कमिट कर रहा है फ्रेंचाइजी कि आप दुकान खोलोगे, अनाउंस करोगे और लोग चल के आना शुरू हो जाएंगे। ब्रांड प्रॉमिस। हाँ, ब्रांड प्रॉमिस है आपका, वरना तो बंदा अपना खोल लेना, वो क्यों ब्रांड की तरफ जाए। और फिर आपको वो सिस्टम्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कम इंगेजमेंट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ROI मिल जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट फ्रेंचाइजिंग इज़ ऑल अबाउट। तो ब्रांड की यूएसपी, हाँ, तो ब्रांड की यूएसपी ये है कि हमारी के एक तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर पुल बहुत अच्छा है, यानी कस्टमर डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी हमने खोली तो पहले महीने से हमारी प्रॉफिटेबल हुई। फिर दूसरी बात हुई कि हाई कॉन्सेंट्रेशन परफ्यूम्स, अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है, और यू नो एबिलिटी, SKU यानी असॉर्टमेंट बहुत अच्छी है, और ओवरऑल जो वैल्यू है वो हम लोग बहुत अच्छी दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। तो उसकी वजह से वी हैव अ वेरी डाई हार्ड कोर कस्टमर बेस, जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हमने खोली है वहाँ पर वो अट्रैक्ट होता है और साइकिल चलना शुरू हो जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, फ्रेंचाइज इज़ वन पार्ट ऑफ इट, व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स दैट आर ऑन द टेबल फॉर यू टू कंसिडर? राइट, तो देखिए इसमें भी ना फ्रेंचाइजिंग में ये जब फिजिबल होती है व्हेन यू डिराइव वैल्यू आउट ऑफ इट, एंड वैल्यू इज़ डिराइव्ड व्हेन यू हैव स्केल। तो हमारा प्लान ये है कि इंशाल्लाह हमने 100 अपनी फ्रेंचाइज खोलनी है इन ऑल मेजर सिटीज़ एंड इन ऑल मेजर मॉल्स एंड एरियाज़, ठीक है। एंड दैट विल इनेबल अस टू ऑल्सो डू ATL यानी अबव द लाइन मार्केटिंग, लाइक बिल बोर्ड्स, TV, रेडियो, ट्रेडिशनल में। एग्जैक्टली। तो जो हम लोग काम अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सब काम करने के लिए आपके पास रिटेल डेप्थ होनी चाहिए। तो आप अगर ऐड देख रहे हैं और फिर आप शॉप देख रहे हैं तो आप जाके ख़रीद लेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है कि आप ऐड देख रहे हैं फिर आप जाके वेबसाइट खोलें और वहाँ से जाके ऑर्डर करें। अभी तक पाकिस्तान में वो इतनी अवेयरनेस और इतनी ई-कॉमर्स की यूजेबिलिटी नहीं आई है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप वो 20-30% मिस कर जाएंगे जिसमें आप अच्छा खासा स्केल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा ये प्लान है कि एक तो हमने अपनी फ्रेंचाइजिंग ग्रोथ करनी है, फिर हमारी ये जो प्लेबुक है ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त है एंड वी कैन रेप्लिकेट इट इन अदर कंट्रीज एज वेल। तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट हमने दुबई में अपना ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया। सही। वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी एक्सपैट्स हैं तो वो ऑलरेडी हमारे ब्रांड को भी जानते थे
और अब वहाँ पे हम उनको फ्रेगरेंसेस जो है वो बेच रहे हैं, वहाँ भी हमारे ऐड चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमारे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको वहाँ पर स्केल कर रहे हैं और प्लान यही है कि अब इंशाल्लाह एक ऐसी इंटरनेशनल टीम बनानी है जो कि निंजाज होंगे। हम लोग एक मुल्क जाएंगे, वहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया सारी चीज़ें, उसको वहाँ पे हमने स्केल किया और फिर उसके बाद जो है हम लोग किसी और जोग्राफी में गए। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारी एक बहुत बड़ी यूएसपी है, वो है इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम, जिसमें उसकी एड्स की कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर उसका शूट, एडिट और फिर उसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग सारी इन हाउस होती है। तो हम लोग सारी इन हाउस कर रहे हैं और हम लोग अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। इसमें गूगल, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैक वीडियो। तो उससे क्या होता है कि ओवरऑल जब आप 360 डिग्री करते हैं तो आपकी ये बोलती है रिसर्च के 10-12% वैसे ही जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाती है। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात है कई अब साल से काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग जब दूसरी जोग्राफीज़ में जाके नोट करते हैं हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे जितना हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज़ अ गैप। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी पे अच्छा खासा काम है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है और मैंने जितने केस स्टडीज पढ़ी हैं कि बेसिकली हर प्लेटफॉर्म की मार्केट अलग है। बिल्कुल, हर प्लेटफॉर्म पे सिंपल सी बात है, टिकटॉक पे जो आवाम है वो फेसबुक पे नहीं है और जेनजीज अच्छी खासी आपके इंस्टाग्राम पे है। बिल्कुल, स्नैक भी अच्छा खासा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और गूगल ऐड की तो अलग बॉल गेम है। एग्जैक्टली, सो यू हैव ऑल ऑफ इट इन हाउस। बिल्कुल, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अपनी जो है ना प्लेबुक, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करें। सही। और हम लोग मुख्तलिफ डिफरेंट जोग्राफीज़ में जाके एक्सपैंड करें। साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी को भी इंडक्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा एक फुल फ्लेजेड ERP, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम और HRMS है, वो भी हमें इसमें हेल्प कर रहा है। तो सिस्टम्स ऐसे बनाने, और इसी तरह मतलब मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी कंपनी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी बने। मैं बता रहा था ना कि 100 वो जो एक किताब है बिल्ड टू लास्ट, उसमें उन्होंने तकरीबन 17 ऐसी कंपनीज़ को एनालाइज किया जिन्होंने 100 साल पूरे किए। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि 100 साल करे, वरना होता ये है कि वो एक जो उसके बाद ना जनरेशन के बाद दूसरी तीसरी में ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह यह है कि सिस्टम नहीं बनते। यूजुअली ओनर जो हैं वो बड़े सेल्फिश अप्रोच के साथ काम कर रहे होते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं होती, ठीक है, और सोच छोटी होती है। मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना सोच बड़ी अता फरमाए, छोटी सोच नहीं। यही बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास, कि अल्लाह ताला छोटी सोच से बचाए, अल्लाह ताला बड़ी सोच अता फरमाए। इसी वजह से सेठ का जो वर्ड है ना काफ़ी ज़्यादा वो डेरोगेटरी भी हो गया है। हाँ, सेठ मेंटालिटी, क्योंकि वो लगता है कि सेठ ऐसे ही हो गया यार, सेठ चमन्नी चोर सेठ, ये थोड़ा सा एक ज़्यादा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है कि अगर, क्योंकि वो सेठ ही है जो बेसिकली उसको स्केल करेगा, लेके जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी सारी लोकल कंपनीज़ हैं, फॉर एग्जांपल शान फूड्स है और इस तरह की अच्छी खासी कंपनीज़ हैं जिनकी बेसिकली दूसरी तीसरी जनरेशन ने भी उसको आगे ला के रखा है, और कितनी सारी तो कंपनीज़ बंद हो गई हैं। बिल्कुल, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। बिल्कुल, कि और वो असल में ये भी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, यानी डेलीगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अब बहुत सारे लोग हैं वो अपना दुकान का कैश काउंटर नहीं छोड़ते। ऐसे ही है। और वो बोलते हैं कि भाई अगर कैश काउंटर छोड़ दिया ना आपने तो बस आपका बिजनेस गया, अब आपका बिजनेस नहीं किसी और का बिजनेस। मतलब ऐसी बात कर रहे हो तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार किस दुनिया में रह रहे हो भाई। KFC, मैकडोनल्ड देखो 50-50 हज़ार ब्रांचेज हैं उनकी, ठीक है, तो आप सिस्टम्स बनाते हैं, अच्छे लोगों को करते हैं। और मैं तो देखा है कि अगर आपकी HR स्ट्रांग है, अच्छा मैंने ये भी देखा कि जब हमारी HR का डिपार्टमेंट जो है ना वो जब स्ट्रांग हुआ तो उसके बाद हमारी कंपनी की ग्रोथ बहुत क्रेजी हुई। सही, ठीक है, तो HR के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे स्केल एंड एवरीथिंग एल्स एंड बेनिफिट्स, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, तुमने HR की बात की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे मैंने कोई इनपुट नहीं देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव बीन एबल टू अचीव दिस 100 एम्प्लॉय मार्क राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तुम और एक्सपैंड कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे किस तरह बेसिकली काम हो रहा है, और हु डू यू टारगेट टू जॉइन यू, मतलब तुम्हारी टारगेट मार्केट कौन सी है एम्प्लॉयज़ के हवाले से? तो एक तो मेरी एक लाइफ की फ़िलासफ़ी है जो कि मैंने इस पॉडकास्ट के शुरू में बताई भी। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस लाइफ फ़िलासफ़ी अगर उसकी है ये, तो वो मैं उसको मेरी ख्वाहिश होती है कि वो हमें ज्वाइन करे। मैच हो जाता है, हाँ, कल्चर मैच भी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो काम को अपना इबादत समझे,
कि जिस तरह आप किसी मतलब जैसे आप वो ऐसे ही समझे कि ये हमारा हम लोग इबादत कर रहे हैं। सही बात। जब आप उस स्पिरिट के साथ यानी रिलीजियस और वॉरियर स्पिरिट के साथ काम करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो बड़े अमेजिंग होते हैं, ठीक है। और अगर आप वो नहीं करते ना तो आप यू बिकम द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। वो कहते हैं ना कि द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो फिर वो एक कॉग बन जाते हैं कि वो जो है ना वो ना आगे जा रहे, मतलब कंपनी की ग्रोथ को आप लिमिट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि यार आप खुल के ऐसे लोग जो 100% अपना पोटेंशियल दें और फिर कंपनी भी उनको 100% वैसे ही अपना उसको रिवॉर्ड करे और अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें, ठीक है। उनके अंदर हम्बलनेस हो और उनके अंदर जो है वो साथ चलने का जज्बा हो। देखिए मतलब बहुत सी बार ये होता है कि एक बंदे का अपना जहन होता है और एक कंपनी का कल्चर होता है, तो जितना कंपनी के कल्चर से अलाइंड होता है उतना ही वो ज़्यादा अच्छा चल सकता है और उतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल रहता है। तो एक तो बात ये है, दूसरा ये है कि अगर कोई चाहता है कि वो नए काम कर रहा हो, हर दिन आपके नए काम, आपकी ग्रोथ हो रही हो और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने का मौका मिल रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि हमसे बेहतर कंपनी ख़ास तौर पे डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में बहुत कम है। क्योंकि होता ये है कि मार्केटिंग में या तो आप एजेंसी साइड पे जाते हैं या आप ब्रांड साइड पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास समझे इन हाउस ब्रांड तो है ही, हमारे पास एजेंसी भी है, तो वो जो आपको एक ओवरऑल 360 डिग्री एक्सपोजर मिलता है वो आपको फिर और कहीं पे नहीं मिलता। ज़बरदस्त। अच्छा, एक बड़ी मशहूर पर्सनालिटी है सोशल मीडिया पे, गैरी वी। बिल्कुल, गैरी वेनरचक। जी। तो उससे किसी ने पूछा था कि यार मेरे साथ बड़ा मसला होता है, मैं बड़े रॉन्ग लोग हायर कर लेता हूँ, क्या करना चाहिए? तो बोलता है फायर देम एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि तुम उस पर अटके बैठे हुए इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी ईगो अटकी हुई है कि तुमने एक बंदे को हायर किया, अब तुम ये नहीं कह सकते कि यार ये गलत हायर हो गया। तो कभी कोई ऐसे एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ हुआ है या फिर तुम अपने जैसे जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो तुम्हारे जैसे जो बिजनेस ओनर्स हैं या ब्रांड ओनर्स हैं, तुम उनके साथ शेयर करना चाहो कि यार कम से कम ये वाली फ़िलॉसफी जो है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी हायरिंग और फायरिंग में? क्योंकि ये है, काफ़ी लोग मैंने देखा है कि भाई हमारे यहाँ तो ये है ना कि ये काम नहीं कर रहा सही है, दूसरा काम भी इस पर डाल दो। अगर एक बंदा काम नहीं कर रहा हम किसी और को दे दो। लेकिन मुस्तफ़ा मिर्ज़ा वाला ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी अपने पॉडकास्ट में कि कोई भी, जैसे तुमने कहा ना वीकेस्ट जो आपका लिंक है वो चेन में, उन्होंने कहा, मुझसे पूछा यहीं पॉडकास्ट पे कि ये बताओ कि भाई एक कंपनी की जो स्पीड है फास्टेस्ट एम्प्लॉयज़ पे चलेगी या स्लोएस्ट एम्प्लॉयज़ पे चलेगी? तो नहीं, मैं तेज़ तर्रार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पे चलेगी या ऐसे ही एम पे? तो मैंने कहा डेफिनेटली वो जो स्टार परफॉर्मर्स होते हैं उन पे चलेगी, जो कि एक बात होती है। तो वो कहते हैं नहीं, क्योंकि 10 लोग जा रहे हैं, एक ख़ानदान के 10 लोग जा रहे हैं, उनके साथ 10 महीने का बच्चा चलना शुरू किया है और वो गोद में नहीं आना चाह रहा, तो पूरे 10 लोग स्लो हो जाएंगे कि उसको अपने साथ लेके चले। तो इसीलिए कोई भी ऐसा वीक लिंक या आप कोई भी ऐसी हायरिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको मसले हो रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी ईगो की वजह से उसको फायर नहीं कर रहे या उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहे, तो डोंट यू थिंक इट्स वेरी प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी? हमारे एक मसला है कि नहीं यार किसी की नौकरी पे क्यों लात मारो, इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं काफ़ी लोगों को कि वो ये नहीं देखते कि वो कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेके। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि यार देखें, अगर आपका काम में दिल नहीं है ना तो आप जॉब छोड़ दें, खुदारा आप जॉब छोड़ दें, ठीक है। क्योंकि आप खुद भी खुश नहीं हैं और ज़ाहिर सी बात है जब आप खुशी से काम नहीं करेंगे तो आप काम का आउटपुट नहीं आएगा। अच्छा, जब आपके काम का आउटपुट नहीं आएगा तो हम भी खुश नहीं होंगे। जब हम लोग खुश नहीं होंगे तो आपकी जो कैरियर है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप अपने बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटी सी दुनिया, लोग पूछेंगे यार वो बंदा कैसा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं और भी जॉब करने जाते हैं तो छोटी सी दुनिया, हाँ, तो बोलते हैं, और हम लोग खुद भी इस तरह के करते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं यार ये बंदा कैसा है। बिल्कुल। अब एक हमें आता है कि नहीं बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा एनर्जेटिक है यार, 100% आप रखें, तो उस बंदे की वैल्यू और होती है। और एक होता है कि यार ये बंदा धक्का स्टार्ट है, इसको तो बस ठीक है, कोटा पूरा करता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसी की हिसाब से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ भाई आप कोई अपने शौक का काम है, मिसाल के तौर पर अगर आपको जो है ना हेयर स्टाइलिस्ट बनने का शौक है, बाल काटने का शौक है, ठीक है, तो आप लोगों के बाल काटें, ठीक है, आप उसमें भी ग्रो कर जाएंगे। मैंने देखा है कि वो भी लोग आजकल बड़े मिलियनर्स बन चुके हैं जो अच्छे बाल काटते हैं। इसी तरह शेफ़, पहले तो यहाँ पे इतने नहीं, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि पाकिस्तान में भी ऐसे शेफ़्स हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उनको घर मिला हुआ है
और वो पूरे एक उनकी एक सेटअप है, ठीक है। हालांकि हम तो ख़ास तौर पे मर्दों के लिए खाना पकाना जो है वो इतना कोई लुक्रेटिव जॉब नहीं समझी जाती, लेकिन अगर आपका शौक है तो आप वो काम करें। तो एक तो ये मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आप कोशिश मेरी यही होती है कि वो बंदा खुद ही छोड़ दे उसको, कि यार वो अपना कोई काम करे। और फिर अगर वो छोड़ना भी नहीं चाह रहा, होता ये कि पाकिस्तान में जॉब नहीं है तो वो पीपल ट्राई टू होल्ड ऑन, ठीक है। वो फैमिली का प्रेशर भी होता है। हाँ, ये बड़ा मसला है ना कि यार वो जाहिर सी बात है खाना अपना जो है ना किचन चलाना है अब, तो वो फिर वहाँ पे फिर हमें कोशिश करते रहते हैं, या फिर उनको मैं खुद बोलता हूँ कि यार मैं अभी कोई और नौकरी लगा देता हूँ भाई, आप मुझे बता दो, ठीक। क्योंकि अलहमदिल्ला अब काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों की मैंने खुद भी और कहीं लगाई नौकरी कि यार मेरे पास ये बंदा नहीं चल रहा भाई, आपके पास शायद चल जाए। लेकिन उसमें तुम डेफिनेटली ये देखते होगे ना कि उसकी कैपेबिलिटी कहाँ किस एरिया में है और वो एरिया तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये जो पर्ची वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बड़ा अब्यूज़ हुआ है। क्योंकि मैंने अच्छी खासी दफ़ा देखा है कि जब आप किसी का रेफरेंस लगा रहे होते हो, रेफरेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, सही है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 सीवीज रखी हैं, सारी हार्वर्ड की हैं, सही है। अब आप कैसे ऊपर आओगे कि आपके पास एक रेफरेंस अच्छा स्ट्रांग होगा, और वो जो रेफरेंस दे रहा है ना वो भी बेवकूफ़ आदमी नहीं है, उसकी भी गर्दन कहते हैं ना कि आप पकड़ सकते हो जाके, यार बिल्कुल तेरे कहने पे रखा था मैंने उसको। बिल्कुल। तो यहाँ ये चीज़ भी अब्यूज़ होती है कि यार आप रेफरेंस लगा दो, तो भाई उसको भी तो देखो कि उसको अपनी इज्जत प्यारी है, वो अगर आपको जानता है और आपके वर्क एथिक का गारंटी करता है तो ही वो करेगा, वरना नहीं करेगा कभी भी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि नहीं यार कोई हेल्प नहीं करता, कोई ये नहीं करता। भाई तुम खुद ठीक नहीं हो तो कोई क्या हेल्प करेगा, उसको पता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, साथ मेरा गला पकड़ लेगा कि यार आपने रेफर किया था मुझे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान की मार्केट जो है ना वो फ्री मार्केट है, ठीक है। इवेंचुअली गवर्नमेंट का रोल कम से कम हो रहा है और होता जाएगा, मतलब इवेंचुअली यू कैन नॉट स्टॉप इट, ठीक है। और तो इवेंचुअली आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है। और जब से ग्लोबली बिजनेस आपने करना शुरू किया है तो एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू। बिल्कुल। तो आपने यानी मैं समझता हूँ कि अगर कोई मुझे बोलता है ना कि यार पर्ची नहीं है तो जॉब नहीं मिल रही, मैंने कहा भाई आप पर्ची का मसला नहीं, आपकी स्किल्स का मसला है। आप अपने आप को स्किल लेवल करें, आप ये बातें पुरानी हो गई जी, और आप अपनी डोमेन एक्सपर्टीज़ जो है वो करें। मुझे इतनी हैरानी होती है फ़ाल कि मैं जब IBA में था तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो बहुत अच्छा एक्सपोजर था हमें IBA में, और वो कहते हैं ना लीडर्स फॉर टुमारो। लेकिन आप देखेंगे कि देयर इज़ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ग्रेजुएट्स विच आर डूइंग वेरी मिनाइल एंड वेरी रेगुलर जॉब्स। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, बहुत। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यार सही कह रहे हो, इसने भी वही किताबें पढ़ी हुई हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं, इसने भी उन्हीं कोर्सेज में पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब जैसा मेरा एक दोस्त था, वो एक जगह काम कर रहा है, ठीक है, और कमा रहे कोई 2.5 लाख रुपए कमा रहे। मैंने कहा यार आप एक काम करो, आप जो काम कर रहे हो उसकी आप एक डोमेन एक्सपर्टीज़ जो है वो इस्टेब्लिश करना शुरू करो, ठीक है, पोस्टिंग करो, ताकि आप उसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं उसमें किंग हो जाऊँ उस अपनी डोमेन एक्सपर्टीज़ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आधा दिमाग उसका जो है ना रियल इस्टेट में लगा हुआ है, ठीक है। तो वो क्योंकि फोकस नहीं है, अलग अलग काम है, ठीक है, तो वो जो ओवरऑल जो है ना प्रोडक्ट वो बड़ी ही अजीब सी निकल कर आ रही है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सारे लोग बहुत सा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सही कह रहे हो। हालांकि वो देखिए, और उस जॉब पे भी कोई और डिजर्विंग बंदा है जो उसे बेहतर कर सकता है, सीट भी करके बैठे हो। हाँ, सीट भी करके बैठे हुए। और मैं देखें आपको, मुझे किसी ने एक जने स्टैट बताई थी कि 1% से कम लोग जो है ना पाकिस्तान में ग्रेजुएट करते हैं। फिर एक और स्टैट ये थी कि अगर आपके पास घर पे छत है, बैंक में कुछ पैसे हैं, आपके पास गाड़ी है, तो आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 0.5% की पॉपुलेशन में, ठीक है। और हमारी मेरे ख्याल है 40% आबादी तो वैसे ही अनपढ़ है। और फिर हमारी जो यहाँ पर स्टेट ऑफ एजुकेशन है उसमें आप समझें कि ये जो हमारी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इनकी ग्रेजुएट हैं तो मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की लकी मोस्ट बंदे हैं। बिल्कुल, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा हुआ है और सबकी इस कौम की आपके ऊपर नज़रें हैं। अगर आप मिनाइल या आप समझें कि रेगुलर किस्म का बस कोटा पूरा कर रहे हैं ना, तो आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने साथ भी, उस ब्रांड के साथ भी, जहाँ से आप ब्रांड के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी। देखिए ना, अगर एक फैमिली में एक बंदा, जैसा मैं अपने अब्बू का मुझे पता है कि अब्बू जो है वो हमारे बड़े बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, लेकिन वो अच्छे थे पढ़ने में, अच्छा ग्रोथ करते गए
और सारा जो है स्कॉलरशिप पे पढ़े, फिर अच्छी जॉब की। अच्छा, जब अच्छी जॉब की, पैसा आना शुरू हुए तो पूरे ख़ानदान वालों को अपलिफ्ट किया, कम से कम 8-10 लोगों को ग्रेजुएट करा दिया, तो उनका भी लाइफस्टाइल अपडेट हो गया। किसी की कोई बीमारी थी तो उसको इलाज के पैसे दे दिए। तो कहने से मुराद ये है, और फिर अल्लाह ताला नवाजते भी हैं, ये नहीं कि वो एहसान किया। अभी अल्लाह ताला ने पैसे दिए थे तो वो अगर इस मतलब नेक कामों में गए तो उसमें हमारी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह हमारे पास पहले कुछ भी नहीं था। इस तरह इंसान को देखना चाहिए ना, वो हालांकि वो जो भी इसको मिलता है ना वो इसको स्टैंडर्ड समझता है कि हाँ यार ये स्टैंडर्ड है और ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है और इस पे तो मेरा हक है ही है ना, और कंफर्टेबल हो जाता है। और कंफर्टेबल हो जाता है। और उसको तो खैर मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि यार देखो, आपके पास जो चीज़ है ना वो किसी के पास नहीं है। अगर आप अच्छे ग्रेजुएट हैं, आप अंग्रेज़ी आप बोल सकते हैं, आपका दिमाग अच्छा है, आपके पास इंटरनेट है, तो यार आप कोई बड़ा काम करो। सही बात है। आप ये छोटे मोटे चिंदी चोरियाँ ये आप इससे हट जाओ ना, ठीक है। तो और ताकि आप जब 30, 40, 50 साल के हो जाएं, आपको और अभी आपकी पीक भी है, लाइफ है, पीक भी है, ठीक है, पीक लाइफ है, ये जो एनर्जी और ये वक्त फिर नहीं आएगा। सही बात है। तो आप चीज़ों को बिल्ड करें, आप थॉट लीडरशिप क्रिएट करें, ठीक है। बहुत सारे मैंने देखा है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं तो उनकी ना वैसे ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी जैसे हमारे IB एलम्स, क्योंकि हमें ना फिलोसॉफिकल कोर्सेज भी बहुत पढ़ाए जाते हैं, वो भी एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जिससे आपकी लाइफ का यानी मरकज़ और ये सब चीज़ें। मैं देखता हूँ आजकल जैसे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जिनके पास बहुत सा पैसा आ गया है, ठीक है, कि वो बोलते हैं गरीब हो ये वो, तो उसकी अब क्या सीन है कि वो पैसा तो आ गया है लेकिन लाइफ की फ़िलासफ़ी बिल्ड नहीं की थी कहीं से भी। जिस तरह आपको पता होगा IBM में हमारे 8 सोशल साइंस के कोर्सेज होते हैं। अच्छा, जब आप वो सोशल साइंसेज कोर्सेज ना, दे हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। आपको पता होता है कि आपके पास जो है ना, दैट इज़ फ्रॉम द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि हम लोग इंटीरियर सिंध में जाके किसी गरीब घराने में पैदा हुए हुए होते, ठीक है। तो क्या हमने तो नहीं ये किया था। तो सेल्फ मेड आदमी मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है। ये सब आपके जो वो हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके पेरेंट्स, वो सब आपको एड करते हैं। हाँ, व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, ठीक है, तो वो आपको ये देखना चाहिए कि यार एम आई गिविंग माई फुल पोटेंशियल। मैंने देखा कि बिजनेस मैनों में भी आपके अगर अच्छे पैसे आना शुरू हो जाएँ, ठीक है, थोड़े से, तो आप जो है ना फिर अय्याशियों में लग जाते हैं। ये तो मैंने देखा है। और मैं तो जानबूझ के क्योंकि मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ जो है वो पढ़ी हुई हैं, तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि यार मतलब अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला एक तो सोच बड़ी दे, सही बात, और दूसरा ये कि ये जो अय्याशियों में ना पड़े, ठीक है। और कोशिश ये करे कि मैं अपना ये जो भी हमारे पास पैसा, अल्लाह ताला ने जो भी एसेट्स दिए हैं उनको मैं अमानत समझूँ और उनको अच्छे मसरफ़ में खर्च करूँ। सही बात है। वो लेस ब्राउन का एक कोट है, कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, तो उसने कहा था कि योर लाइफ इज़ गिफ्ट फ्रॉम योर गॉड एंड हाउ यू लिव इज़ योर गिफ्ट टू योर गॉड। ट्रू। तो हमें तो इस चीज़ का पता है, दूसरे पार्ट का तो पता ही नहीं है ना। पहला पार्ट भी पता है, फिर भी अब्यूज़ करते रहते हैं, लेकिन आप किस तरह प्रेजेंट करते हो, किस तरह लिव करते हो उसको, वो आपका गिफ्ट है कि आप क्या दे रहे हो अपने खुदा को। लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट नापायद है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, जैसे सेंस एंड स्टोरीज़ में डेफिनेटली आई हैव बीन विद यू गाइज एसोसिएटेड एंड विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कुछ 2-3 साल से मैं जानता हूँ तुम लोगों को। माशाल्लाह नमाज़ें भी हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, और नमाज़ों के बाद असर के बाद या कभी मगरिब के बाद तालीम भी होती है यहाँ पे। बिल्कुल सेम चीज़ मैंने 13 साल पहले 2010 में जब IBA की तरफ से इंटर्नशिप की थी शान फूड्स में। मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि जुमेरात के दिन वो हमारे पास आए और वो दीन की तालीम के लिए, जिस तरह तबलीग के लिए तालीम होती है, वो आए कि आज ये होगी, बैठक होगी और हम इस पे वो करेंगे। सही। तो मैं बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मोहल्ले में लड़कों को पकड़ने आ जाते हैं ना। तो मैंने कहा ये यहाँ क्या सीन है। लेकिन माशाल्लाह शान फूड्स की ग्रोथ आप खुद देख रहे हैं कहाँ पे, तो वो बाकायदा वहाँ पे एक इंतज़ाम होता था तालीम का। ये चीज़ मैंने यहाँ भी देखी है। तो हाउ डज़ दिस हेल्प यू? और तुम्हारी फ़िलासफ़ी डेफिनेटली दीन से बहुत लिंक्ड है, लेकिन इसको अगर ओवरऑल जनरली हम बात करें फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन काइंड के, यार बिजनेस अगर इस तरह किया जाए तो कितना फ़ायदा होता है, हाउ डू यू लुक एट दिस? अच्छा, वो जो मैं इसको अपनी बात को पहले से लिंक करूँगा कि वो जो एक बंदे ने जो किताब लिखी थी बिल्ड टू लास्ट, जिससे मैं खुद बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो और उसने देखा कि अगर कौन सी कंपनीज में ऐसी कौन सी ट्रेड्स थी जिनकी वजह से उन्होंने 100 साल पूरे किए। उसमें ये था कि उनका एक इंटरनल ट्रेनिंग का कल्चर, बजाय इसके कि वो बाहर से लोगों को ऊपर ला के बिठाते रहें, वो अपने लोगों को नीचे से ऐसा ट्रेन करते रहे कि वो ऊपर लीडरशिप पोजीशंस ले सकें। वन ऑफ द कंपनी इज़ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसका यूजुअली CEO जो है वो नीचे से आता है। तो वन थिंग आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है
तो हमारा एक इंटरनल ट्रेनिंग का मैकेनिज़्म होना चाहिए प्रॉपर। और उस में बहुत सारी उसमें अब जो है आपकी ज़रिए हो सकते हैं ट्रेनिंग करने के, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो मुझे सबसे इफ़ेक्टिव मेथड जो है वो लगा नमाज के बाद हम लोग तालीम करते हैं। उसकी वजह मैंने देखी है कि जिस चीज़ को हम लोग दीन का हिस्सा समझते हैं ना, उसको हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, और उसको हम लोग ना बड़े, और जिसको हम लोग दीन का हिस्सा नहीं समझते हैं ना, उसको हम लोग अच्छे से नहीं करते। इसकी एक मिसाल ये है कि आप जो भी मस्जिद है, अगर फॉर एग्जांपल मस्जिद के अंदर अगर एक वाटर कूलर लगा होगा ना, तो आप देखेंगे बड़ी अच्छी हालत में होगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यार इसके, या अगर मस्जिद के साथ वॉशरूम्स होंगे तो आप देखेंगे आम तौर पे बड़ी अच्छे हालत में होंगे, क्योंकि उनकी एक मस्जिद की कमेटी होती है, वो उसको बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं कि यार ये, क्योंकि उसको दीन का हिस्सा समझते हैं। उसी वाटर कूलर को और वॉशरूम को ना आप बाहर ले जाएं, थोड़ा सा मस्जिद से 50 मीटर के फासले पे ले जाएं, तो उसका बेड़ा गर्क हुआ होगा, ठीक है। हालांकि वॉशरूम अगर सफाई करना है तो सवाब है, सफाई रखना तो वो वहाँ भी है, यहाँ भी है। मस्जिद में पानी पिलाना सवाब मस्जिद के अंदर भी है, बाहर भी है। लेकिन क्योंकि अंदर दीन का हिस्सा समझा हुआ है, उसमें हम लोग करप्शन नहीं करेंगे लोग कि नहीं यार देखो मस्जिद के चंदे से किस तरह हम लोग करप्शन कर सकें, लेकिन हुकूमत के पैसे से वो करप्शन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो मैं देखा कि यार एक तो जब आप नमाज के बाद जब हमारी तालीम के हल्के होते हैं ना, तो वो फिर उनको पता होता है कि ये बात हो रही ना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। अब उसमें हमने एक मुज़ाकरे रखे हुए हैं, देखिए, और उन मुज़ाकरों में हम लोग तकरीबन 8-10 किस्म की एक ट्रेनिंग टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक एक करके करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर है कि यार कौन सी चीज़ें जो आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करती हैं। अच्छा, एक अच्छा एम्प्लॉयर क्या है और एक अच्छा एम्प्लॉय क्या है, तो वो बड़ी एक इंटरेक्टिव होती है डिस्कशन, और टू वे होती है। तो हम लोग पूछते हैं अच्छा भाई आपके ख्याल में अच्छा एम्प्लॉयर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हर कोई अपना दिल खोल के बताता है कि ना हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें ये हो और ये हो, ठीक है। फिर तो उस पर सारी बात होती है, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स। फिर उसके अलावा फिर अच्छा भाई अच्छा एम्प्लॉय क्या है, उस पर भी बात होती है। अच्छा कल्चर क्या होना चाहिए। तो हम लोग केस स्टडी मेथड के ऊपर ये नहीं बोलता कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ ठीक है या गलत है, लेकिन उन्हीं के जब एक इंटरेक्टिव होती है ना डिस्कशन, तो एक ओवरऑल माहौल बन जाता है कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये बिहेवियर ठीक है, ये चीज़ गलत। अच्छा, फिर हमारे जो है वो जिस तरह एक मुज़ाकरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है अमीर और मामूर का, ठीक है। हमारे दीन में ये है कि सबसे पहले तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो जमात बनाएं, टीम। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अगर आप उसी चीज़ को अगर आप इंग्लिश में बोलें तो वो आपको लगता है बड़ी हार्वर्ड की बात है, और अगर आप उसको उर्दू में बोलें तो आपको लगता है यार ये तो बड़ी देसी बात चल रही है, ठीक है। तो यूजुअली ये तो बात आता है कि अल्लाह ताला का हाथ जो है ना ये जमात के ऊपर है, तो कोशिश करनी चाहिए कि कलेक्टिवली काम, हाँ कोई भी काम हो उसमें 2-3 लोग हैं वो मिलके काम करें। अच्छा, जमात का एक और फीचर ये होता है कि उसका टीम वर्क कहते हैं, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, टीम वर्क, ठीक है। अच्छा, जमात और ग्रुप में क्या फ़र्क है, यानी टीम और ग्रुप में क्या फ़र्क है, ये हम लोग करते हैं डिस्कस। तो फॉर एग्जांपल टीम का विजन एक होता है, ग्रुप का विजन हो सकता है अलग अलग हो। जैसे अगर बाहर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत से लोग मजमा खड़ा हुआ है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, लेकिन उनके विजन अलग अलग है। कुछ लोग वैसे ही देख रहे हैं कि यार क्या तमाशा चल रहा है, कोई मदद कर रहा होगा, ठीक है, कोई वीडियो बना रहा होगा, तो एक इंस्टेंट पे एक हो जाएंगे शायद, लेकिन उनको आगे कोई विजन नहीं है कोई। हाँ, लेकिन जो टीम होती है, एक तो उसकी क्वालिटी ये होती है कि उसका एक लीडर होता है। विदाउट लीडर जो है ना वो टीम नहीं होती, सारे तो खलीफे हो जाते हैं। हाँ, तो एक तो ये कि, और अगर आप इस बात को उर्दू में बोलें तो हर टीम का एक अमीर होना ज़रूरी है। अच्छा, और अमीर की जो इताअत है वो बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आता है कि भाई अतीर की मतलब हदीस में आता है मफहूम ये है कि अमीर की इताअत जो मेरी इताअत है और मेरी इताअत अल्लाह की इताअत है, ठीक है। तो अब होता ये यूजुअली कि सब, और ये भी हदीस में आता है कि भाई अगर तुम्हारा अमीर किसी हबशी गुलाम को बना दिया जाए तो तब भी उसकी इताअत तुम्हारे ऊपर जो है वो ज़रूरी है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बंदे को कॉम्पिटेंट नहीं भी समझते पर्सनल, ठीक है, तो तब भी उसकी आपको इताअत करना ज़रूरी है। अब होता ये कि जब एक फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो हायरिंग हो रही होती है, नए लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ठीक है। तो होता ये कि फिर आपको जो है एक जब टीम होती है उसका किसी को बनाना होता है लीडर, अब उसकी फिर एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, कि बोलते हैं यार हम तो उसको, और फिर उसकी वजह से वो बड़े बड़े मसले मसाइल होना शुरू। तो हम लोग इसकी जो है वो ट्रेनिंग करते हैं कि देखें भाई कि अगर तो हमें किसी की, हम अपनी पसंद और नापसंद नहीं देखनी। अगर हम लोग अल्लाह ताला के लिए काम कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट विजन ये है
कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना, तो अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि अपने अमीर की आपने इताअत करनी है। अच्छा, अब इसमें ये भी है कि ये एक इलेक्टेबल रोल है। 2 किस्म के रोल्स हैं ना। फॉर एग्जांपल एक घर है, आपको अपने वाले साहब की बात माननी है, ठीक है। अच्छा, वो एक नॉन इलेक्टेड रोल है, ठीक है। आप पैदा होकर आप ये नहीं बोल सकते नहीं हमें ये अब्बा नहीं चाहिए दूसरा चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये एक इलेक्टेड रोल है, और इलेक्टेड रोल में ये कि आपने उस बंदे को लीडर माना है, तो अगर माना है तो आपने उसकी इताअत करनी है, आपने उसकी बात माननी है। अच्छा, एग्जैक्टली देखा जाए तो जो अमेरिकन कैपिटलिज्म जो ग्रो की है और जो आगे बढ़ी, उसकी वजह भी यही है कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो लीडरशिप है ना, उसका जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। आप अपने यू हैव टू ओबे योर CEO, योर मैनेजर, ठीक है ना। ही कैन फायर यू, कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन थ्राइव करती हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वो जो CEO तो बने हुए हैं लेकिन उनके पास कोई पावर ही नहीं है। तो उसका आप हाल देख लें, ये जना स्टील मिल देख लें, PIA देख लें कि वो हर चीज़ बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, लॉस कर रहे हैं। तो एक हमारा मुज़ाकरा ये होता है अमीर मामूर, तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कोहेसिवनेस बहुत इससे इम्प्रूव होती है। वही बात हो गई ना, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी सब दी जाती है। जी, फिर उसके बाद होता है एक होता है मुज़ाकरा, हमारा ट्रेनिंग होती है मशवरे की, कि मशवरा किस तरह लिया, किस तरह है, उसके क्या आदाब हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल उसके क्या रूल्स ऑफ द गेम है, उसके क्या फ़ज़ाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई एक फ़जीलत ये है कि किसी काम में मशवरा किया अल्लाह ताला की मदद आ जाती है, ठीक है। अब रूल्स में क्या है कि आप मशवरा अमानत समझ के दें, ठीक है। और जो है अगर आपके मशवरे के ऊपर अमल हो जाए तो आप उस पर इस्तग़फ़ार करें कि हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा शर हो और आप उससे अल्लाह की पनाह मांगें। और अगर उसके ऊपर अमल ना हो तो आप बोलें, आप खुश हों कि हो सकता है उसमें कोई अच्छी चीज़ जो है वो कोई बुरी चीज़ थी जिससे बच गए। इसी तरह अपनी जो मशवरा दें वो राय समझ के दें, ठीक है। ये नहीं बोलें कि नहीं ऐसा होना चाहिए, आप समझ के दें, ठीक है। दूसरा ये है कि जो अमीर जो फ़ैसला करेगा कि भाई इस पे करना चाहिए, तो उसके ऊपर ये है कि वो ये नहीं ज़रूरी कि डेमोक्रेसी करे, वो या तो वो एक की बात मान ले या देख ले अपने हिसाब से, तो उसको वहाँ पर एक फ्री हैंड दिया गया है। और उसमें जाहिर सी बात है मशवरे का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका सबका गिवन आ जाता है ना। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है जब हर एक का इनपुट आ जाता है, कोई भी काम हमने बड़ा काम करना है, अब जब सबका गिवन आ जाता है तो वो काम अच्छे से हो जाता है। एक में बड़ी ज़बरदस्त तुमने बात की, मैंने ये ट्रांजिशन खुद नोट किया। जैसे मैंने कहा ना, एक छोटी कंपनी से मैं बड़ी मल्टीनेशनल में गया, तो छोटी कंपनी में ये था कि सेठ के करीब जो है ना, तो उसके ऊपर 2 बॉसेज हों, उन बॉसेस की भी हालत टाइट होती थी कि नहीं यार ये सेठ का लाडला है, सही है क्योंकि 10 साल से है ये वो। ये कल्चर काफ़ी देखा गया लोकल कंपनीज़ में, जो कि यहाँ अमीर की जो अथॉरिटी है वो सारी गारत हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ऊपर के दोनों बॉस फारिग हो जाएंगे, वो फारिग नहीं होगा क्योंकि वो सेठ का लाडला और ज़माने से सेठ की नज़रों में, और वो भी उनको बेसिकली वो क्या कहते हैं उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है ऊपर वालों को। ये बहुत दफ़ा देखा गया है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि तुम अगर इस तरह की बात कर रहे हो, बीइंग एन ओनर इन सेंस एंड स्टोरीज, कि अगर ये कल्चर फॉलो होता है तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर, दिस इज फ्यूचरिस्टिक थिंग। और आप यूनिलीवर, नेस्ले वगैरह की जब बात करें, जैसे मैं कर रहा हूँ बात मल्टीनेशनल्स की, तो वहाँ जाके जो आपका बॉस है ना, उसके हाथ में आपका इंक्रीमेंट, अप्रेजल, हायरिंग, फायरिंग सब वो है, और वही उसकी गुड बुक्स में आओगे, उसकी बात मानोगे तो वो आगे रिपोर्ट करेगा। ऊपर वाले को नहीं पता कि आप ना, आपसे कोई रिश्तेदारी है ना कुछ है। लेकिन छोटी कंपनी में, सेठ कंपनी में ये बहुत होता है। बिल्कुल, ऐसी कल्चर बर्बाद भी है। बिल्कुल। तो फिर हम लोग अपने कल्चरल एलिमेंट्स के ऊपर और बात करते हैं। मैंने बताया ना उस सब ट्रेनिंग में आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक कल्चर है यार बड़ा कि हम लोग ना सिगरेट, गुटखा, पान, इसको हम लोग प्रमोट नहीं करते। अब इस हमारे कल्चरल एलिमेंट है कि हम लोग चाय भी प्रमोट नहीं करते, तो उसकी जगह हमने ये कि ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की शादी, हम उसको उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो एक ऐसा कल्चर बनाया है विच इज़ वेरी यूनिक, और उसकी जो है वो एंडोर्समेंट होती है, मतलब उसकी हम लोग उसको पुश करते रहते हैं ताकि सब लोग जो है वो एक कल्चर से अलाइंड रहें। और जब वो एक आपको, अच्छा मैंने देखा है कि 2 किस्म के लोग हैं। तो एक लोग होते हैं वो बोलते हैं यार ये तो मज़ा आ गया ना, मतलब ये तो इतनी अच्छी बात हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है और मुज़ाकरे हो रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं यार ये क्या सीन है ना, मतलब यहाँ पे ये नमाज और रोज़ा और ये बिल्कुल ही मौलवी सिस्टम। सही बात। तो वो बेचारे बड़े अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। तो हम लोग भी फिर वो मतलब हम लोग भी ओके हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग किसी 1-2 बंदों के लिए, चाहे वो कितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, हम बोलते हैं भाई अगर आप
आप अगर आप कल्चर के साथ अलाइंड नहीं है ना, तो वो आप हमारे साथ आगे नहीं चल सकते। क्योंकि देखें कल्चर, वो कहते हैं कल्चर टेक स्ट्रैटेजी फॉर अ राइड, ठीक है, कोई ऐसा कोई एक कोट है फॉर ब्रेकफास्ट, हाँ, कि वो आप कितनी होशियार बंदे क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पे एक बंदा है, अब उसकी लैंग्वेज बहुत ख़राब है, ठीक है, सेल्स में वो बहुत होशियार बंदा है, लेकिन वो आते ही जो है ना डर डूज कर रहा है, तो क्या है कि हम बोलते हैं नहीं भाई माजरत यार, आप हमारे साथ आपका नहीं है, क्योंकि आप फिर हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ख़राब कर देंगे। तो हम तो ये है कि मेरे ख्याल में अब टोटल कंपनी में 2 इंस्टेंस ऐसे हुए, एक बंदे ने एक गाली दे दी, वो बंदा वहीं पे फायर हो गया, हालांकि वो बंदा बड़ा जो है ना मेजर था, लेकिन हमने कहा यार आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, तो फिर पूरी ज़िंदगी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे कि चलो यार ये क्या माफ़ी। तो कुछ हमने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी है, वो हमारे एक कोर वैल्यू है, ठीक है, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि बंदा बोले यार जो है ना कुछ फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी मैंने कर दी थी। बेहतरीन, और ख़ास तौर पे मल्टीनेशनल्स की जो बड़ी मल्टीनेशनल मैंने बात नोट की है, दे ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़ टू बी पॉलिटिकली करेक्ट एज वेल। अमेजिंग, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि, क्योंकि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन भी कर रहे हो ना और आपकी हटी हुई है फुल, आपका दिल चाहे थप्पड़ मार दो आप सामने वाले को, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन कैसे करना है, दे ट्रेन फॉर दैट। और अगर आप उसके नहीं आते, मैंने अपने सामने देखा है 2-3 मीटिंग्स में बंदा अपने बॉस की ना बजा रहा है बैठा हुआ कि इनको खुद काम करना नहीं आता, अगले दिन नज़र नहीं आया वो, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की कि आप, एक चीज़ मैंने नोट की है कि वो ना सर्वर अलाउ नहीं करते, हाँ, वो नाम लेके बात करते हैं। बिल्कुल 40 साल बड़ा बंदा होगा ना तो उसको स्टीव कह के बात करेंगे, बिल्कुल सही है, आप ऑस्ट्रेलिया में बात करें आप स्टीव हाउ यू, इस तरह बात होगी, लेकिन आप उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, यू हैव टू बेस एवरीथिंग, क्योंकि वो आपका बॉस है। मतलब ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इन्होंने अप्लाई किए हुए हैं, और ये हमारे ही बनाए हुए हैं, हम हमारी लर्निंग्स हैं, लेकिन हमारे पास अप्लाई नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। तो मैं तो जो भी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये अगर देख रहे हैं, तो मैं उनको अब सबको यही एडवाइस करता हूँ कि आपने अपना कल्चर एक तो आप करें, डिफ़ाइन करें, उसकी जो एलिमेंट्स हैं कल्चर के उनको लिखें और फिर उनको इन्फोर्स करें, मतलब री इन्फोर्स करते रहें। तो उससे क्या होगा कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी और लोग आपके साथ ना आगे जुड़ते रहेंगे। वरना होता है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, आपस में क्लैशेस होते रहते हैं, क्योंकि हर एक का विजन, ये भी बहुत बड़ा मसला है, एम्प्लॉय टर्नओवर का बहुत बड़ा मसला, क्योंकि हर एक का विजन अलग अलग है, ठीक है। तो आप जब बोलते हैं भाई सबका CEO से लेकर सबका एक तो विजन आपने अलाइन कर दिया, ठीक है, फिर उसके नीचे आप कैस्केड करते रहते हैं, ठीक। और मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई देखें, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको ऑफ़र आई और मुझे लगा कि हमारी कंपनी से ज़्यादा उनको बेहतर कहीं से ऑफ़र आई, ठीक है, और मेरे HR ने बोला कि हम इनको रिटेन करते हैं, अपने पास कुछ मैच कर देते हैं। मैंने कहा यार मेरी रिटेन करने वाली मेरी वो नहीं बन रहा, मूड नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जिस एरिया में है वो उस कंपनी में जाएगा तो हमसे ज़्यादा उसकी ज़्यादा अच्छी लर्निंग होगी। तो मैंने कहा कि लेट हिम गो, ठीक है, क्योंकि असल मकसद क्या है हमारा कि हर एम्प्लॉय को उसके ट्रू पोटेंशियल पे सही बात लेके जाना। तो ठीक है, तो अगर ट्रू पोटेंशियल हमारे पास रीच हो रहा है वेल एंड गुड, किसी और के पास रीच हो रहा है वेल एंड गुड। तो ये भी इंसान को एक एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो लेकर आनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि देखें कोई भी नेक काम है वो शुरू होता है, वो जब तक होता रहता है इंसान को उसका सवाब मिलता रहता है। मैं हकीम मोहम्मद सईद से बहुत इंस्पायर होता हूँ। बचपन में उनका एक जो है ना आता था रिसाला नौनियाल, वो बड़ा मैं शौक़ से पढ़ता था। और उनके इंतकाल को अब मेरे ख्याल में 23 ईयर्स हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक ट्रूली ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो उनकी है। एक तो उन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वक्फ किया, वक्फ पाकिस्तान, और एक ऐसे मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगाए कि वो उनके जाने के बाद भी बहुत अच्छे से फलती फूलती रही। और आज तो वो अपनी कब्र में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी नेक काम कर रही है, ठीक है, हम समझते हैं कि नेक काम यही है कि जो है ना मदरसे में कुरान हिफ्ज़ कराना, ठीक है, लेकिन वो हेल्थ के शोबे में, FMCG के शोबे में इतनी तो रूह अफ़ज़ा की एक्सपोर्ट है, आपको पता है, इतने लोग वो एम्प्लॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी है, बेतहाशा उनके प्रोग्राम्स हैं। तो वो तो चले गए दुनिया से और हम सब ने जाना है, लेकिन क्या है कि उनका जो सदका जारिया है वो चल रहा है। और अब खाली उनको तो सवाब नहीं मिलेगा ना, ज़ाहिर सी बात है, अकेला बंदा तो कुछ नहीं कर सकता।
उनके नीचे पूरी टीम होगी बड़ी एक, ठीक है, अभी भी उनके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऐसे होंगे जिन्होंने उनके साथ भी काम किया होगा। तो बात ये है कि उसका सवाब उन सब लोगों को मिलेगा जिन्होंने उस काम में एड की। सही बात। तो मैं भी अपने जो मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं वो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार वी आर बिल्डिंग अ ट्रूली ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बिल्ट ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इफ़ यू हेल्प मी बिल्ड दैट, इंशाल्लाह तो जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन बाकी रहेगी, इससे जो भी खैर फैलता रहेगा, अल्लाह ताला हम लोग हो सकता है दुनिया में ना हो लेकिन हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विज़न होना चाहिए। और जब से मैंने ये विज़न बनाया है, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की बड़ी गैब से मदद आती है। मैं IBM में कोई होशियार स्टूडेंट नहीं था, वेरी एवरेज स्टूडेंट, और लेकिन मैं देखा कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग मिलाए और वो इस तरीके से काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि यार ये मुझे वैसे लोग मिल नहीं सकते थे, ठीक है, और जो वो एफर्ट पुट कर रहे हैं तो समहाउ फिर अल्लाह ताला की मदद आ जाती है। जब आप अल्लाह ताला की के उससे सब चीज़ें कर रहे होंगे तो फिर अल्लाह ताला की यह भी मदद आती है। तो बहुत कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी ग्रोथ की है और अब हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इट्स सेल्फ एविडेंट यार, हम लोग सब देख रहे हैं माशाल्लाह, यू हैव बीन ग्रोइंग। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जाहिर है जब एक ग्राफ ऊपर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और इंशाल्लाह भी हम लगाएंगे इसके साथ कि जाता रहे, तो ऐसी कौन सी D2C अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स या प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट? तुम क्या समझते हो? अच्छा देखिए, D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर की बात, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मैं समझता हूँ कि एक बंदा है जो कि अभी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, तो उसके लिए D2C सेगमेंट जो है ना, और अगर वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स में उसका शौक़ है तो बहुत ज़बरदस्त एरिया है। लेकिन उसके लिए आपकी प्रोडक्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, और प्रोडक्ट स्ट्रांग जब होगी जब एक तो उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, और दूसरा आपकी उसमें आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो और वो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट हो, और वो एक ऐसी वैल्यू दे रही हो कि लोग आपसे लेने पे मजबूर हों, उनके पास अच्छे ऑप्शन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छे बैग्स बना रहा है A-Store के नाम से, ठीक है, A-Store.pk, 250 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैक्ट्री है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसी तरह जो है कॉस्मेटिक्स की में बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यानी वैसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जैसी इंटरनेशनल क्वालिटी की होती हैं, ठीक है। इसी तरह मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मतलब होम डेकोर में, फर्नीचर में बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत रूम है, ठीक है। और उसकी एक वजह ये भी मुझे लगती है कि D2C ब्रांड के लिए ना आपकी मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए उसको पुश करने के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट इटसेल्फ है उसके लिए आप, फॉर एग्जांपल उसामा खान है अल्फा बेल्स वाला, ठीक है ना, वो कितनी अच्छी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। और तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, और यही फ्यूचर है कि जब आप कम कॉस्ट में आप बेहतर तरीके से कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं, तो वो जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो आप बहुत उसको स्केल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी टॉयज़ की नीश में और फर्नीचर की नीश में, यानी फोल्डेबल स्टैकेबल फर्नीचर जैसे IKEA का होता है, अच्छा, लेकिन उसके लिए बड़ी इंटीग्रेशंस बड़ी ज़रूरी हैं। तो यानी कोई IBS का ग्रेजुएट उठे, वो पार्टनर करे एक IBA के ग्रेजुएट के साथ, ठीक है, और कोई फर्नीचर या कोई टॉयज़ में है, तो वो यानी क्या मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एक्सपर्टीज़ जब मिलेगी और पीछे आपकी फैक्ट्री, आपकी अपनी प्रोडक्शन हो, तो फिर वो स्केलेबल भी होता है, और वो फिर बहुत क्रेज़ी आपको अच्छे मार्जिन भी मिलते हैं, और आपको इतने मार्जिन मिल जाते हैं कि आप फिर उनको री इन्वेस्ट कर करके आप एक बहुत बड़े स्केल पे जाते हैं। बहुत सारे लोग फिर बाहर भी गए, शहर में बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल भी गए। तो देखिए D2C का सीन ये है कि आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, इट कैन नॉट बी मोर देन 60%, यानी GP जो है ना आपका वो 40 to 50% होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और 15 to 20% यूजुअली आपकी मार्केटिंग कॉस्ट होती है, 10% आपके एडमिन एक्सपेंस होते हैं, तो फिर आपको 15-20% आपको एक नेट प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है। तो इस वजह से यूजुअली अगर कोई रिटेल ब्रांड है ना, ठीक है,
वो उसका बड़ा मुश्किल होता है उस पर चलना, D2C पे चलना, क्योंकि उसके पास इतने मार्जिन नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए फिर एक नीश अलग बन जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है, जहाँ पे आप लोग एंटर कर सकते। तो मेरी बहुत से लोगों से ये गुजारिश होती है कि एक तो वो नई नीशेस ढूंढें अपनी, नीशेस की भी सब नीशेस पे जाएं। हाँ, तो वो देखें कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ इनोवेशन करें और इनोवेशन करके ऐड चलाएं। अब जिस तरह मैं अभी बीच में गया तो वहाँ पे ना ज़ैबिस्ट, तो एक बिजनेस प्लान कंपटीशन था। एक था बच्चा, उसने मोटरसाइकिल के पीछे एक स्टैंड ऐसा बनाया जो कि सीट के ऊपर आता है, जिससे आप टेक लगा सकते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर। ओके हाँ, और वो इतना बेहतरीन, तो मैंने तो उसको ऑफ़र कर दी। मैंने कहा यार आप मेरे पास आएँ और जो है हम लोग ये मिलके काम करते हैं। वो पता नहीं क्या, वो स्टूडेंट ही था, तो सही कॉन्सेप्ट किसी के ज़हन में नहीं आया अभी। हाँ, वो क्या करता है कि वो जो ना आपने स्ट्रैप पीछे वाली सीट के साथ है, आपने बांध दिया और वो पीछे उसका है, तो आप जैसे पीछे आराम से आप टेक के अपनी 70 या 125 चलाएं। तो और मैंने उसको बोला कि यार आप इसकी वीडियोस बनेंगी, ठीक है, और जब आप इनको चलाएंगे तो इंशाल्लाह आप, ये बहुत अच्छा आइडिया है आपका, ठीक है। तो इसी तरह मतलब हज़ारों एक तो ये कि हमारे इनोवेशन करते हुए हम लोग डरते हैं, और मैं तो कहता हूँ इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है यार। आप बाहर देखें क्या हो रहा है, आप जो है ना शार्क टैंक देखें, ठीक है, और वो देख के वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वो हैं वहाँ पे आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। एक जैसे मैंने एलेक्स होमोजी का बताया, जी जी। मैं उसकी टॉक सुन रहा था, आई जस्ट लव द वे ही टॉक्स। वो कहता है कि यार जब भी कोई काम करना चाहो ना, ये देखो कि एंड्रू टेट भी बहुत दफ़ा इस तरह की बात कर चुका है कि सबसे पहले तो जाओ और देखो कि वो काम कैसे कर रहे हैं और तुम उससे बेहतर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो ये है। दूसरी चीज़, तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, तुम्हारी क्या एक्सपर्टीज़ है। तीसरी चीज़, तुम्हारे ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा है, तुम्हारे अब्बा क्या काम करते हैं, तुम्हारी अम्मा क्या काम करती हैं, तुम्हारे ख़ानदान। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने ससुराल की बात करूं तो मेरे ससुराल बेसिकली हेलमेट मैन्युफैक्चरर हैं। सही है, तो मेरी बेगम को आधा हेलमेट बनाना आता है। मतलब उसको पता है कि हेलमेट में क्या क्या लगता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ज़बरदस्त। तो कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो मैंने रिलेट किया कि हाँ यार ये बात सही कह रहा है। कि उसने कहा कि आपके घर में या कोई बिजनेस करता होगा या जॉब करते होगा तो कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो आप छोटे से बड़े होते हैं सुनते हैं। मे बी आपस में बात कर रहे हैं, बच्चों से बात हो रही है, आप सप्लायर से बात कर रहे हो, अब बच्चे सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें एलिमेंट्स जब मिलते हैं ना, जब आपको पता चल सकता है इनोवेशन कहाँ से आती है। एक आपके घर के माहौल से, दूसरा आपकी अपनी इंक्लिनेशन से, तीसरा जो प्रोडक्ट पहले से चल रहा है सर्विस मार्केट में उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, दैट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने कहा यार इसने कितना खोल के रख दिया आराम से कि इनोवेशन करनी है ना। फिर गैरी वी को जब मैं सुनता हूँ तो वो बोलता है कि यार सबसे बेहतरीन काम ये है इनोवेशन का या कोई नई चीज़ करने का, देयर इज नो ब्लूप्रिंट, यू एक्चुअली इन्वेंट इट। ट्रू, दैट कैन बी एनीथिंग। बिल्कुल सही है। स्टीव जॉब्स ने क्या किया था, जब वो आया था उसने कहा था कि यार हम एक स्क्रीन और हमने एक म्यूज़िक प्लेयर और हमने एक फ़ोन ईजाद किया है। तो उसने कहा सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि तीनों एक ही चीज़ है, वो आईफोन है। तो आज तक मतलब अब 15 आने वाला है और उसकी जो क्या कहते हैं ना कि जो शौकीन लोग हैं वो अभी तक लाइन लगाने को तैयार हैं। बिल्कुल सही। इनोवेशन अभी तक चल रही है और सदियों तक चलती रहेगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इनोवेशन। लेकिन लोग डरते हैं, लोग आइडियाज़ लाने से डरते हैं और यार ये फ़ौरन पे ऑफ थोड़ी करता है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये बिल्कुल। इसमें जो है ना वो मैं इसके ऊपर आना चाहूँगा कि इकबालियात जो है ना वो बड़ा उनका रोल है इंसान को बहादुर बनाने में। मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जब मैं वो करता हूँ ना रियलाइज़ करता हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे भी हैं तो मैं तो इंसान ना उस एंगल से भी सोच रहा होता है कि मतलब इकबाल से तुम रिलेट कर रहे हो उनको। इकबाल के जो शेर व अशार हैं ना, तो उससे आपका विजन बनता है। यार इसे बहुत ज़बरदस्त बंदा खुर्रम इलाही को सुना है? हाँ बिल्कुल, वो बहुत। सितंबर के लास्ट वीक में आ रहे हैं, इसी पॉडकास्ट पे आएंगे। अच्छा, ओहो यार, तो मैंने तो भाई कहा सबसे पहले आओ यहाँ पे। अच्छा यार, इट विल बी एन ऑनर टू होस्ट हिम हियर। और मैं खुद भी जो है यानी देखिए ना, अरब में भी वो लोग जो शेर व अशार है ना उनको बड़ा यूज़ करते थे, अरब जो होते थे। और उसमें अब जैसा मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि सबक फिर पढ़ शुजात का, अदालत का, सदाकत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। यानी आपको बहादुरी दिखानी पड़ती है। इनोवेशन में बहादुरी होती है। बहादुरी क्या होती है कि कोई एक नया कॉन्सेप्ट होता है ना, लोग बोलते हैं यार, लोग हंसते हैं, ठीक है। अब जिस तरह मैंने सबसे पहले मेरा वेंचर था बियर्ड ऑयल्स का,
ठीक है। अब वो मेरे दोस्त बोलते हैं क्या तेल बेच रहा है यार, ठीक है ना, वो कौन बिकेगा कौन लेगा, बिल्कुल ही नया कंसेप्ट था, ठीक है। और फिर अब इवेंचुअली वो इतनी बड़ी मार्केट हो गई है कि यू नो अच्छा बियर्ड ऑयल तो बड़ी एक कॉमन सी बात हो गई है। लेकिन अच्छा बहुत सी बार ना तो आप खुद भी पीछे हट जाते हैं, बोले यार मैं ये तो अब कोई भी यकीन करें 2015 में ना मैंने बियर्ड ऑयल लॉन्च किया। इट वाज माय फर्स्ट वेंचर इन दिस नीश। तो मैं जिनके पास भी जाता था ना वो बोलते थे कि यार ये तो कौन लगाएगा, क्यों, क्या। अब वो इत्तेफाक से मेरे आसपास लोग ना इनोवेटिव नहीं थे फॉर सम रीज़न। मैं मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा नवाजा इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने इतना नहीं नवाजा जिस तरह ऐसे लोग जो कि इनोवेशन को फॉस्टर करें और आपको प्रमोट करें, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर मैं भी जो है ना डबल माइंडेड हो जाता था कि यार इस काम पे जाना है या नहीं जाना, ठीक है, अपने जोर लगाना है या नहीं लगाना। तो वही बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि सॉरी बात काट रहा हूँ कि बहुत सारे विजन्स ऐसे होते हैं कि जो आप देख रहे होते हो सामने वाला नहीं देख रहा होता। हाँ। और आपके, मैं अक्सर बोलता हूँ ग्रैंड कार्डोन है, देखा होगा तुमने शायद, तो उसके तरीके बड़े अजीब से हैं, बड़े गलत हैं, लेकिन वो ये कहता है कि मैं जब सेल्स का करियर मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अपनी अम्मा के पास जाता था, उनसे शेयर करता था, तो बोलती थी बेटा ज़बरदस्त बेहतरीन काम कर रहा है तू। तो मैं जब भी उनसे ज़्यादा मैं कोई ग्रोथ करता उनसे आगे बात करता, वो कभी वो ना किक नहीं आती थी। अम्मा है वो जाहिर है वो बोलेंगे बेटा तू जैसा भी है अच्छा है, बेहतरीन काम कर रहा है। तो मेरे घर से ही मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही थी। मेरे पेरेंट्स वो वेरी कंफर्टेबल विद मी कि यार तुम बेहतरीन हो। जब मैंने बेसिकली दूसरों से मिलना शुरू किया, नेटवर्क बढ़ाया, तो पता चला मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। उन्होंने कहा यार तुम तो यहाँ बैठे हो, बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी है, तुम तो ये कुछ कर सकते हो। घर में आपके और जो लोग सराउंड करते हैं आपको, आप उनसे लिमिटेड हैं, ये लोग समझते नहीं है। लोग बेसिकली इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो भाई और देखें सिंपल सी बात है, मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेरेंट ने अगर फादर ने जॉब की है तो वो बहुत सारी स्ट्रगल से रिलेट नहीं करेंगे जिनसे तुम गुजर रहे हो। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये नहीं खुदा ना खास्ता यू हैव टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, यू जस्ट हैव टू फाइंड द राइट पीपल फॉर योरसेल्फ। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ना कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल दिया, जैसे लाल जूते निकाल दिए, वो एक एनेक्डोट है, अक्सर सुनाया जाता है, मोटिवेशन स्पीकर सुनाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बड़ा ज़बरदस्त है कि वो लाल जूते निकाल दिए तो दो तरह के लोग हैं कि अबे भाई किसी को आज तक लाल जूते पहने देखा है तूने? सही है। तो दूसरा बोलता है यही तो अपॉर्चुनिटी है कि एक भी बंदा नहीं पहन रहा, तो उसका मतलब है कितनी बड़ी मार्केट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एटीट्यूड ना, ये बेसिकली आपके ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं अगर आपके पास आइडिया होता भी है। लेकिन ये वो लोग जो होते हैं जो फोस्टर करते हैं, और आप ऐसे ऐसे आइडियाज़ कर जाते हैं जो, अब बियर्ड ऑयल की बात देख लो तुम, पूरी मार्केट है। बिल्कुल। अच्छा इसमें एक चीज़ और ही है कि जैसे इकबाल है ना, उन्होंने शाहीन का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। और मैं अपनी जो टीम में एक मुज़ाकरा ये भी होता है हमारा ना कि यार शाहीन से मुराद क्या है। बहुत सारे शेर हैं। तो शाहीन जो एक परिंदा है ना, वैसे फॉर एग्जाम्पल एक शेर है कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना, ठीक है। तो शाहीन एक तो ये कि उसकी जो फ़्लाइट है वो ऊपर होती है, ठीक है। अच्छा और वो जो है ना लोगों बहुत सारे और शाहीनों के साथ ही झुंड में चल रहा होता है। वो अपनी डायरेक्शन सेट करता है, उसकी जो नज़रें होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, तो वो समंदर में नीचे मछली देख लेता है और फिर वो फोकस होके वो आता है, अपना शिकार करता है और वो जाता है। अब इसमें बहुत सारे हमारे पास ना सीखने की चीज़ें हैं जो मैं बोलता हूँ। एक तो ये कि आप देखोगा IBM में भी मैं देखता था कि लोग ना ग्रुप्स में फिरते थे, फिर क्लास को खत्म हुई फिर ग्रुप में जाके बैठ गए। अच्छा मुझसे ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं बोलता था कि यार ये क्या कि आप उन्हीं लोगों के साथ ना 5-6 लोगों के साथ आप अपना पूरा IBA गुजार लें। तो मैं तो कभी, अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किताब जाके पढ़ूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा, लाइब्रेरी जाऊँगा। मेरा उससे बात करने का दिल चाह रहा है, यानी जिससे मेरी वैल्यू एडिशन होगी मैं उसके पास जाऊँगा, बजाय इसके कि यार हमने वो उसी ग्रुप में मैं करूँ, ठीक है। तो अच्छा दूसरी चीज़ ये है इसमें आपको मिलती है कि आपने दुनिया से दिल नहीं लगाना, ठीक है। कहते हैं ना कि वो नहीं तेरा नशीमन कैसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यानी अपने आप को एक रफ एंड टफ लाइफ में आप रखें, नेवर सेटल। हाँ, नेवर सेटल एंड नेवर जस्ट इंडल्ज इन लग्जरीज। मेरे ख्याल में ये जो जैसा जो ऑटोमन एम्पायर है इसकी आप हिस्ट्री पढ़ें, मुग़ल एम्पायर है इसकी आप हिस्ट्री पढ़ें, तो मसला यही हुआ कि लग्जरीज में, फैंसी थिंग्स, फैंसी बिल्डिंग्स, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। वो एक आयत है कुरान की ना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया। यानी आप ज़ाहिर सी बात है आप अपने आप को जितना मुशक्क़त में रखेंगे आप उतना आगे जाएंगे। सही बात है। जिम में आप जितनी जिस बंदे की चीखें निकलती हैं वो बाहर उतना ही ज़्यादा जो है ना वो बन के निकलता है। सही कह रहा हूँ। और इसमें एक और मुझे कुरान की बात बड़ी इंस्पायर करती है कि लैसा लिल
इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। यानी अगर आप किसी भी काम के होने को ठान लें और उसके ऊपर मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको वो दे देते हैं। और बज़ाहिर आप देखेंगे कि यूजुअली कोई एक बंदा ना मेहनत कर रहा है और लगा हुआ है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों रिग्रेशन टू द मीन वाली चीज़ हो जाती है। यानी मैं कुछ लोगों को दिखता था कि इतने होशियार लोग हैं और इतने कम पे काम कर रहे हैं, मतलब एक अंदर से फीलिंग आती थी कि यार ये बंदे का पोटेंशियल और ऊपर, और अल्लाह ताला ने दिखा दिया 2 साल 3 साल 5 साल बाद कि देखो यार वो कहाँ पर वो टाइमलाइन ब्रॉड करनी होती है आपको अपनी थोड़ी। एग्जैक्टली इसमें इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी होता है ना। अगर आमतौर पे जो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज है ना उसमें आपको फ्रूट्स एफर्ट के बाद में जाके मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और जितनी कम इनोवेटिव इंडस्ट्री होती है उसमें आपको फ्रूट्स फ़ौरन मिल जाते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे अगर जैसे अगर आप कॉल सेंटर एजेंट हैं तो आपको यानी स्टार्टिंग की जो है ना आईबेक्स में 80,000 रुपये की नौकरी मिल जाएगी। इसके मुकाबले में अगर आप एक जूनियर प्रोग्रामर हैं या कोई या अगर आप हाउस जॉब कर रहे हैं डॉक्टर की, वो उसकी आपको हो सकता है कि 20,000 रुपये में आपको हाउस जॉब मिल रही है, लेकिन क्या है कि उसका फ्यूचर पोटेंशियल ज़्यादा है, वो आप अपनी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोग इस चीज़ को जो है ना रियलाइज़ नहीं कर पाते और वो अपने शुरू के कैरियर में ही ग्रोथ। तो हमारे यूजुअली 80% ऑफ आवर वर्क फोर्स इज़ फ्रेश, तो ये इसकी फर्स्ट जॉब होती है। तो मैं ये चीज़ बड़ी बताता हूँ ना कि यार वरना लोग बोलते हैं हमने तो इतना पढ़ा और इतने पैसों पे काम कर रहे हैं। अब वो ज़ाहिर सी बात हम मार्केट के हिसाब से पे करते हैं। तो हम उनको ये चीज़ बताते हैं कि देखें भाई आप मेहनत करते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह आगे जाके आप वो उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आज आप इनको देख रहे हैं बहुत अच्छा कमा रहे हैं, वहाँ पे वो नहीं पहुँच सकते। सही बात। तो ये है कि इकबालियात जो है ना, यानी इकबाल को पढ़ना, वो मैं समझता हूँ कि आपकी विजनिंग के लिए, आपकी अपनी लाइफ फिलॉसफी और आपको बहादुर बनाता है। ठीक है। आप जब और उसमें हमारे जो आप समझें कि हर इंसान के जहन में ना कुछ वो भी होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो वो जिस तरह अगर आप शिकवा पढ़ते हैं ना, ठीक है, सबसे थे हम ही तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, ठीक है, दी अजाने यूरोप के कलीसाओं में, कभी तपते हुए अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तो आपको ना बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हमारी लेगेसी क्या थी। और वो जो उस पर पता चलता है कि हमारे जहन में है कि यार हम लोग ही इतने पीछे क्यों हैं मुसलमान ना, और तो सब लोग बड़े आगे जा रहे हैं और सारे हम लोग तो नमाज़ें ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बेचारे पिट भी रहे हैं हर जगह। तो बंदा बहुत सी बार डिसहार्ट भी हो जाता है। लेकिन जो अल्लामा की पोट्री है कि भाई जो मसले मसाइल जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, तो अब वो उसमें जवाब शिकवा में जवाब देते हैं कि हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है, तू मुसलमान है, ये अंदाज़ मुसलमानी है, ना हैदरी फ़क्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअस्सिस थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारक कुरान होकर। तो वो एक तो खैर आप जाके यूट्यूब के ऊपर ये वीडियोस पढ़े ना और वो सुने तो आपको बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो बेसिकली इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ ये खुर्रम इलाही की वीडियोस से ही। हाँ मैंने बेसिकली उसको अभी नईम सिकंदर के साथ उनका पॉडकास्ट हुआ था, मैंने पूरा देखा, ईद के दिन बैठ के देखा था भी। अच्छा 2 घंटे का था, मैंने पूरा देखा। मैंने बेगम को भी दिखाया, मैंने कहा यार सुनो, जस्ट सुन के आपका पर्सपेक्टिव कितना क्लियर होता है। हमारे साथ ये तो मसला है कि हम मुश्किल बातें, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मुश्किल बातों से ज़िंदगी आसान होती है, लेकिन हम समझते हैं मुश्किल बातें कि नहीं क्या ज़रूरत है यार, बस पैसा कमाओ, ये करो वो करो। भाई सिर्फ पैसा कमाना सब कुछ थोड़ी है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज़ है वो कभी से नहीं आती। बिल्कुल उसके लिए आपको डिग डीप करना पड़ता है चीज़ों में। बिल्कुल। देखिए हमारी जो है ना प्लेबुक और जो वेस्ट की प्लेबुक है वो बड़ी फ़र्क है। ठीक है, हमारा विजन, हमारा मकसद, वो सब चीज़ें और हैं। तो हमारी ग्रोथ उसी वक्त होगी जब हम अपनी जो प्लेबुक है उसी पे चल के और एक्सीलेंस हासिल करेंगे। उससे हटेंगे तो हमारी जो है वो बदतर से बदतर ही होंगे। तो ये अच्छा, ये जो तुमने लास्ट बात की, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, सही है। जो फ़िलासफ़ी तो तुमने बात की कि भाई वो लोग तो बेसिकली काम करते हैं ना कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है कम लग रहा है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हम किस तरह डिफ़र करते हैं इस चीज़ से, क्योंकि हम तो बेसिकली फॉलो ही उनको कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फ्लुएंसर्स गरीबों वगैरह की बात करते हैं तो वो तो वहाँ की चीज़ें दिखा के यहाँ को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। तो हाउ आर वी डिफरेंट? मेरा ख्याल से हमें ज़्यादा वोकल होना है इस चीज़ में। बिल्कुल। अच्छा यार, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ना कोई बात नहीं करना चाह रहा, और इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फैली हुई है। बिल्कुल ऐसे। और मैंने देखा है कि किसी के ऊपर पास कोई हल नहीं आ रहा। ठीक है, कंपैरिजन ड्रॉ हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली। अच्छा,
अब यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द सिस्टम, बहुत से लोग तो बोलते हैं कि यार ये सिस्टम ही फ्रॉड है, ये सिस्टम ही गलत है, इसको वाइंड अप करो। अच्छा, इसमें 2 अप्रोचेज होती हैं। एक होता है ग्रेजुअलिज्म, क्या बोले यार चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। एक होता है रेडिकल अप्रोच, क्या बोले नहीं भाई पूरा सिस्टम लपेट दो और खून खराबा हो, एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन का फ़र्क है वो, हाँ वो फिर ठीक होगा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअलिज्म जो है ना, इट इज़ अ मोर सस्टेनेबल एंड यू नो बेटर सिस्टम। अच्छा, अभी हमारे मुल्क के साथ मसला ये है कि बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि तो होनी नहीं चाहिए डेमोक्रेसी। मैं समझता हूँ कि नहीं, डेमोक्रेसी है, इट हैज़ बीन वर्किंग फॉर मैनी कंट्रीज़ और कोई ऑल्टरनेट नहीं है हमारे पास। भाई जो खिलाफत है उसमें भी क्या होता था कि वो खलीफा लोग एक मशवरे से तय करते थे ना, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक मशवरा होता है, ठीक है, जिसमें आप एक वोट डालते हैं। और बहुत से उलमाए बोलते हैं कि यार ये सिस्टम ठीक है, ये कोई नाजायज़ सिस्टम नहीं है, ठीक है, इट इज़ वेल। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम लोग जब इतनी बड़ी आबादी है तो इसमें हम लोग ये तय कर नहीं सकते कि यार जो है ना वो नहीं, इसके पास अकल है, ठीक वोट डालने की, और इस बंदे के पास अकल नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने दें तो लोग जो है ना वो 20, 25, 30 साल में समझ जाते हैं कि यार कौन बंदा अच्छा है, कौन बंदा अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है ना, वो भी एक मतलब देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट इस्लाम इन दैट, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करना चाहिए। और उसमें होता ये है ना कि आप अपना एक MNA या MP आप चूज़ करते हैं और वो फिर आगे जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करता है। तो एक तो बात ये है कि सिस्टम कि मैं समझता हूँ कि इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। जो लोग और बातें कर रहे हैं ना, वो सब खाली खुली बातें, उनके पास कोई जो है ना ऑल्टरनेट नहीं है, और अगर ऑल्टरनेट वो दे रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। वो आप मतलब आप उनसे 1, 2, 3 स्टेप आगे पूछेंगे तो वो चुप हो जाएंगे। वो सिर्फ सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हैं, वो सिर्फ और ऐसी बात बोलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतना अकलमंद बंदा है कि कैसी बात है, ग्राउंडेड बात नहीं है। हाँ, ग्राउंडेड बात नहीं है, ठीक है। देखिए हमारे मुल्क में फॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तो एथनिक फॉल्ट लाइंस हैं, पता नहीं 50 तो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। फिर जो जोग्राफिक फॉल्ट लाइंस हैं, फिर रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं, ठीक है। फिर जो है वो इस्लाम में भी आप देखें ना कि यार कितने हमारे फ़िरके अलग। तो बात ये है कि इसके अलावा ना कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसके तो एक तो बात ये है कि यार जो ठीक करना है वो इसी को ठीक करना है। वरना लोग बातें कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये वो, तो मेरी राय में है कि यार आप ये सिस्टम अच्छा है लेकिन इसको आप चलने दें। एक तो बात ये हो गई कि वो पीपल विल गेट उसको, क्योंकि हमने चलने नहीं दिया, आपको पता है कि वो इंटरवेंशन हो जाती है, डेवलप नहीं हुआ ना, एवोल्यूशन ही नहीं हुई। हाँ, अच्छा दूसरी बात ये है कि इसको काम करना पड़ेगा, वही सियासत करनी पड़ेगी रिलीजियस एंड वॉरियर अपील के साथ। मैं एक सियासतदान थे, उनके साथ मैं बैठा जब वो हुकूमत में थे, तब मैंने देखा कि उनके आसपास जमघटा लगा हुआ है और उनके पास आके लोग बहुत ही मिनायल छोटी छोटी बातें आके सिफारिशें कर रहे हैं, और वो फिर अपने जो शिकवे हैं वो भी कर रहे हैं कि देखें हमने तो इतना जिन पार्टी को वक्त दिया, अपने इतने जो रिसोर्स लगाए और हमें रिटर्न कुछ नहीं मिला। इस वक्त में जो सियासत में लोग हैं ना ज़्यादातर, वो इस वजह से हैं कि यार हमारी पार्टी जब आएगी तो हमारे लिए हमारे थाने कचहरी के मसले हल हो जाएंगे, ठीक है, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। वो इसको दीन का हिस्सा नहीं समझ रहे, ठीक है। तो वो और मुझे किसी बंदे ने बोला भी ना, एक सियासतदान था, वो बोलता है यार ये लोग पागल थोड़ी हैं कि धूप में एहतजाज करें, डंडे खाएं, ठीक है, और जब हुकूमत में आए तो वो कुछ नहीं उनको मिले। तो बात वाकई में ठीक है कि अगर आप आखिरत को सीन से आउट करते हैं तो फिर तो सबसे स्टूपिड लोग हैं जो लोग सियासत कर रहे हैं कि भाई डंडे भी खा रहे हैं, जेलों में भी जा रहे हैं, सही बात है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप सियासत करते हैं एक अच्छे कॉज के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इससे नेक कोई और काम नहीं है, क्योंकि जितनी आप खैर फैला सकते हैं सियासत के ज़रिए, उतनी आप खैर इंडिविजुअल वर्क करके नहीं कर सकते। इसकी मिसाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की है कि उन्होंने जो है बोला कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं, क्योंकि उनको पता था कि मैं जितनी लोगों की खिदमत और जितना मैं खैर फाइनेंस मिनिस्टर बन के कर सकता हूँ, उतना मैं किसी और मस्जिद खानकाह में मदरसे के ज़रिए शायद मैं नहीं कर सकता, उतना इम्पैक्ट नहीं लेकर आ सकता। तो इस वक्त जो हमारी पूरी एक पॉलिटिकल क्लास है ना, वो अपने सेल्फिश जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए काम कर रही है।
बहुत से लोग इसलिए हैं कि यार मशहूरी हो जाए, ठीक है, वो भी एक नशा है कि वो आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ और टूं और वो सब चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी को और अल्लाह के लिए सियासत करनी पड़ेगी। और इसमें भी अब लोग ये भी समझते हैं कि शायद दुनिया जो ना वो वाइट और ब्लैक है, लेकिन एक्चुअली ये ग्रे है। तो आपने वही बात है कि आपने ये देखना होगा कि यार कौन बेहतर आदमी है, ठीक है, कौन बस है। अब मिसाल के तौर पर ये भी सिस्टम चल रहा है कि अगर मौलवी है ना कोई, तो वो देख रहा है कि इसकी दाढ़ी और टोपी है और कोई और उसको जाके वो वोट डाल के आता है, उसकी पर्सनल कॉम्पिटेंस पे कोई बात ही नहीं है, या वो जो काम करेगा आके उसके ऊपर बात नहीं है कि भाई पॉलिसी डिसीजंस क्या होंगे। इसी तरह अगर कोई एक फ़िरके से ताल्लुक़ है तो वो अपने फ़िरके वाले को वोट दे रहा है। तो ये कि ना रिलीजियस फॉल्ट लाइंस के ऊपर लोग वोट दे रहे हैं, एथनिक फॉल्ट लाइंस के ऊपर लोग दे रहे हैं, और उसकी वजह से एज अ होल पाकिस्तान नीचे जा रहा है। तो आज नहीं तो कल मैं तो ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमें हमारे ऊपर तकलीफ़ आ रही है, नीचे गिर रहा है डॉलर, हमारी वेल्थ एरोड हो रही है, हमारी जो है वो फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो काश मैं अल्लाह दुआ करता हूँ एक वक्त आएगा जब लोग बोलेंगे कि जब उसको पकड़ लेंगे लोग इसको, ठीक है, कि यार ये असल मसला है और हमें एक रिलीजियस और वॉरियर स्पिरिट के साथ सियासत में हिस्सा लेना पड़ेगा और उसको इबादत समझ के करना पड़ेगा। अभी वो वाली क्लास ही नहीं है जिसको इबादत समझती है। अच्छा, जब वो इबादत समझेगी तो वो ना फिर अपनी जान मारेगी और उसको ये नहीं होगा कि वो जब हमारी हुकूमत आए तो हम लोग उसके फ़ायदे लें। भाई आप अगर ऐसा तो नहीं होता ना कि आप रोज़ा रखें और एक्सपेक्ट करें भाई मेरे एंड में मेरे जेब में 5,000 रुपये का नोट आ जाएगा, तो आप बोलते हैं उसका सवाब आखिरत में मिलेगा। तो लोग जब इस स्पिरिट के साथ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर लोग भी हम लोग सही चूज़ करेंगे और मामला आगे बढ़ेगा, वरना इसके साथ तो हमारा कोई मुल्क का फ्यूचर जो है वो नहीं है। ज़बरदस्त। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतने मल्टीलेटरल चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए मैंने बड़ा एंजॉय किया इसको। एंड आई होप कि ऑडियंस ने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली दफ़ा किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। जब तक मुझे और साथ को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।